हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस को देखने के लिए आप स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो भी प्लेलिस्ट आ जाएगी, या तो अगर आप नीचे इस वीडियो के पिंड कमेंट जो है उस पिंड कमेंट में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले सेशंस आपको देखने बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि अगर आपको अमेरिकन सिविल वॉर समझना है तो आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सो बैकग्राउंड जो है वो आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एज वेल एज आपको मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी की समझ भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एजेंडा होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इतिहास का हम एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम जो है वो हमारी है इतिहास को समझने की। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। द लिंक फॉर द वीडियोज आर इन दिस पिंड कमेंट। ठीक है, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। खैर, उसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टडी IQ के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उस पर एक स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है जिसमें 1000 से प्लस वीडियोस हैं अवेलेबल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, और उसमें आप चेक कर सकते हैं। एक थॉरो कोर्स अवेलेबल है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। बहुत सारा जो है वो उसमें मटेरियल अवेलेबल है, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीवियस सेशंस देखिएगा, तो उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, या अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, बुरा लगता है, फीडबैक अपना जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर सेशन की तरह आज भी हम एक इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट देखिए, अमेरिकन सिविल वॉर ऑल्सो कॉल्ड द वॉर बिटवीन स्टेट्स was a war fought in the United States from 1861 to 1865 between the United States and the 11 southern states, and that seceded from Union and formed the Confederate States of America. ठीक है, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक सिविल वॉर क्या होती है। देखिए, मैंने आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन करवाया था पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। सो अगर आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाली। उसमें पूरा का पूरा जो है वो मैंने टॉपिक समझाया है कि किस तरह जो 13 कॉलोनीज थी, जो किसके पास थी, ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में। उन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया, और रेवोल्यूशन के तहत उन्होंने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद करवा लिया। तो हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, हमने समझा है कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किया गया, ठीक है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑफ 1783। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि उसके बाद की जो घटना है वो हम अमेरिकन सिविल वॉर में पढ़ेंगे। तो जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स आज़ाद हुआ, अब धीरे धीरे देखिए 1783 यानी 18 सेंचुरी के अंतिम दशक और 18वीं शताब्दी 19 सेंचुरी के शुरुआती डेकेड्स, इसमें एक बहुत बड़ी घटना घट रही थी ग्लोबली कहना जो है वो प्रिसाइज नहीं रहेगा। यूरोप में, और यूरोप में भी खासकर इंग्लैंड में, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ब्रिटेन की ही कॉलोनीज थी कहां पर, USA में, जो USA बना बाद में नॉर्थ अमेरिका में, राइट। सो उन कॉलोनीज में भी इंपोर्ट की गई ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि प्रूशिया ने भी इंपोर्ट करी थी, राइट। इसलिए प्रूशिया जल्दी इंडस्ट्रियलाइज हो गया था एज कंपेयर टू ऑस्ट्रिया। खैर, लेकिन हमें यहां पर यह ध्यान देना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बनी 1783 के बाद, उन्होंने कुछ हद तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपनाना शुरू किया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन USA में आना शुरू हुआ। सो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि व्हेन देयर विल बी अ न्यू ऑर्डर देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर। सो जैसे ही नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, US में जो पुराना ओल्ड ऑर्डर था और जो नया ऑर्डर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आया, उसके बीच में एक क्लियर क्लैश जो हुआ है, उसकी वजह से हमें ये सिविल वॉर देखने को मिली है।
सो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं मैंने ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर की तरह आपको समझाने की कोशिश करें, और हर जगह हमारा ये फॉर्मूला लगा है ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का, और यही फॉर्मूला हमारा अमेरिकन सिविल वॉर में भी लगेगा। देखिए कैसे, ठीक है। सो मैंने बोला कि जो स्टेट्स हैं, कौन सी, जो 13 कॉलोनीज थी, उनमें से भी जो नॉर्थ की कॉलोनीज थी, ठीक है, लाइक पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसेच्यूसेट्स, मैरीलैंड, उसके अलावा मेन वगैरह, ये सब जो नॉर्थ की जो कॉलोनीज थी, ये बाद में स्टेट्स में कन्वर्ट हुई यूएसए के, राइट। इन्होंने अडॉप्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। और जो सदर्न स्टेट्स है, ठीक है, लाइक अलाबामा, टेक्सास, इन सब ने जो है वो, इनमें अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया। अगर इनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, दैट मीन्स ओल्ड ऑर्डर समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि नया ऑर्डर क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लेबर, जो मैनुअल लेबर है वो अब मशीन कर रही है। दैट मीन्स मास प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन लेबर की जरूरत जो है वो कम हो गई। इससे मास प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ता है और मर्केंटाइल इकोनॉमी बनने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे मर्केंटाइल इकोनॉमी ही कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्ट मर्केंटाइल इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह डेवलप होनी शुरू हुई यूएस पे, ठीक है। सो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अडॉप्ट करनी शुरू करा नया इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट वाज द मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ऑर्डर, और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर आने लगा। लेकिन जो सदर्न कॉलोनीज हैं, सदर्न कॉलोनीज तो अभी भी पुराने ऑर्डर से चल रही थी। और पुराना ऑर्डर क्या था, देखिए मैंने आपको ट्रेड सिस्टम पूरा समझाया था, जो ट्राइंगल ट्रेड सिस्टम था, जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो अब यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ाना था, ठीक है। सो उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे अपनी कॉलोनीज से, और रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनको लेबर्स चाहिए थे। तो वो लेबर उनको कहाँ से मिलने शुरू हुए, वो लेबर उनको शुरू हुए मिलने कहाँ से, अफ्रीका से। तो अफ्रीका से जो स्लेव्स, उन स्लेव्स से ही जो है वो लेबर कराया गया। उन स्लेव्स को ले जाया गया कहाँ पर, यूएस, ठीक है, पहले कैरेबियन आइलैंड्स पर, फिर वहां से नॉर्थ अमेरिका में ले जाया गया। सो जो सदर्न कॉलोनीज है ना, वो कैरेबियन के नजदीक है। सो दैट मीन्स वहां पर स्लेव्स पहले आए होंगे। सो जो सदर्न कॉलोनीज हैं वहां पर पहले जो है वो स्लेव बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हो गई होगी, और नॉर्थ में स्लेव्स देरी से पहुंचे, तो इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसानी से पहुंच गया। So industrial revolution in the north colonies, slave trade based economy in the southern colonies. This is the old order versus new order. जो स्लेवरी पे बेस्ड जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी धीरे धीरे ओवर पावर कर जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा कमाई करके दे रही है। सो जो सदर्नर्स हैं, दे फेल्ट वल्नरेबिलिटी, राइट, उनको इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी महसूस हुई। उनको लगा कि हमारी जो ओल्ड ऑर्डर है ये ऑब्वियसली धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा अगर हमने स्विच नहीं किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। और अगर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्विच करना है, सो वी हैव टू गिव अप आवर स्लेव्स। और अगर हम स्लेव्स को गिव अप करते हैं तो इतने सालों की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये वेस्ट हो जाएगी, तो ये घाटे का सौदा रहेगा। सो ये था ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर। इसमें पॉलिटिकल मोटिव देखेंगे लिंकन के क्या थे, किस तरह जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसमें स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात की गई थी, उसको एज अ पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर उठाया गया, और पूरा का पूरा ये सारा सिस्टम जो है वो समझेंगे। लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज में समझाना चाहता हूं कि ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर क्या है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया होगा, ठीक है, बेसिक समझ बन गई होगी, अगर ज्यादा नहीं तो इन लाइंस के माध्यम से धीरे धीरे मैं पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। सो पहला पॉइंट, पहली लाइन फिर से देखते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर, ऑल्सो कॉल्ड द वॉर बिटवीन स्टेट्स, was a war fought in United States from 1861 to 1865 between the United States and 11 southern states that seceded from the Union and formed the Confederate States of America। देखिए यहां पर हमें सबसे पहली चीज जो डिफाइन करनी है वो ये है कि सिविल वॉर क्या होता है।
सो सिविल वॉर विद इन अ स्टेट इज अ वॉर बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एंड आई अगेन से विद इन अ स्टेट, एक किसी राज्य, एक किसी राष्ट्र, एक किसी किंगडम के अंदर, अगर उस किंगडम के अंदर ही रहने वाले ग्रुप्स जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके युद्ध करना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज अ सिविल वॉर। यानी कि एक स्टेट के अंदर होने वाला जो वॉर है वो सिविल वॉर है। तो यहां पर हुआ क्या, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया था उसमें से जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग कर लिया, अपने आप को कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कन्फेडरेट किया अपने आप को, राइट। और देन देयर वाज अ वॉर बिटवीन द यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कन्फेडरेट स्टेट्स, ठीक है। और इसको सिविल वॉर क्यों कहा गया? अगर देखिए यहां पर टेक्निकल सवाल यह बनता है कि अगर कन्फेडरेट स्टेट्स अलग हो गए थे तो व्हाई इट केम टू बी नोन एज अ सिविल वॉर? बिकॉज टेक्निकली द डेफिनेशन ऑफ सिविल वॉर क्या है कि अगर एक स्टेट के अंदर दो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लड़ रहे हो, यानी कि एक स्टेट के अंदर के दो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, दैट इज अ सिविल वॉर। लेकिन अगर कॉन्फेडरेट्स अलग हो गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अलग हो गई हैं, तो ये सिविल वॉर थोड़ी है। नाउ दिस इज अ वॉर बिटवीन टू नेशंस, ठीक है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, एक नेशन को नेशन होने के लिए रिकॉग्निशन चाहिए। अगर वो कॉन्फेडरेट स्टेट्स को यूएसए रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, अगर उन कॉन्फेडरेट स्टेट को स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन, फ्रांस अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो वो नेशन कहलाएंगे ही नहीं। सो अब्राहम लिंकन ने कहा कि ये हमारी ही स्टेट्स हैं जो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रही हैं, इट इज अ सिविल वॉर। सो द वेरी वर्ड सिविल वॉर इज द डेफिनेशन, द वेरी वर्ड सिविल वॉर से ही हमें लिंकन या उस समय के जो यूनियनिस्ट जो लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी का पता चलता है कि वो द वेरी वर्ड सिविल वॉर से ही ये बताना चाहते थे कि कॉन्फेडरेट्स यूएसए से अलग नहीं है, ये घर का अंदर का मामला है, इट इज अ सिविल वॉर, राइट। इसीलिए क्योंकि कॉन्फेडरेट्स की तरफ से ये बात प्रेशर डाली गई दैट दिस इज नॉट अ सिविल वॉर, दिस इज अ वॉर बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस, बिकॉज वी seceded from United States and we formed a separate confederate, hence we are a different nation. So what, none of the other countries are recognizing us, but we recognize ourselves, we recognize our own parliament and our own capital, so we are a different country, right। लेकिन यूएसए बड़ी शक्ति थी और यूएसए ने उनका सेसेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली यूएसए ने, लिंकन ने ये कहा कि आप जो है वो हमसे अलग नहीं हुए, आप हमारे ही स्टेट्स हो लेकिन हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, इसलिए ये सिविल वॉर है, ठीक है। तो समझे सिविल वॉर टर्म का किस तरह इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो मैंने बोला ना, इस छोटी छोटी चीजें समझनी है, रटनी नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें, ठीक है। सो यहां पर देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स के 11 सदर्न स्टेट्स थे, ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया, दे seceded from union and formed confederate states of America. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द वॉर ब्रोक आउट इन अप्रैल 1861। युद्ध कब छिड़ा? अप्रैल 1861 में, प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी over the enslavement of black people when secessionist forces attacked Fort Sumter in southern Carolina shortly after Abraham Lincoln had been inaugurated as the president of United States. Now 1783 के बाद ही, द मोमेंट यूनाइटेड स्टेट्स एंटर इन द 19th century, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इकोनॉमिक जो है वो इंटरेस्ट। क्या थे? न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर ना। न्यू ऑर्डर क्या कह रहा था कि इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज करना है हमें यूएसए को, और जो ओल्ड ऑर्डर कह रहा था कि नहीं, जो स्लेव बेस्ड ट्रेडिंग इकोनॉमी है ये बरकरार रहे। तो अगर पूरा यूएसए इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा तो लेबर जो है वो जितने पहले यूज किए जा रहे थे, चाहे वो माइंस हो, चाहे वो कॉटन फार्म्स हो, चाहे वो अन्य कोई भी फार्म्स हो, कोई भी प्रोड्यूस प्रिपेयर कर रहे हो यूएसए से, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या माइंस में जो काम हो रहा था, उसके लिए लेबर्स की जरूरत है। लेकिन अगर मशीनें आ जाएंगी वहां पर, ठीक है, अगर उन लेबर्स की जगह मशीनें आ जाएंगी बड़ी बड़ी, तो उन लेबर्स की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर लेबर्स की जरूरत नहीं रहेगी तो जो सदर्न कॉलोनीज है और उन्होंने जो इतना अपना लाखों करोड़ों रुपया लेबर्स पर इन्वेस्ट किया हुआ है वो उनका बर्बाद हो जाएगा। सो जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में आने लगी, उससे थ्रेट हो गई सदर्न स्लेव ट्रेडिंग इकोनॉमी, और ये है उनका कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहां पर ह्यूमैनिटीज का, यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में एक पॉइंट था कि स्लेवरी अबॉलिश की जाएगी।
स्लेवरी अबॉलिश करने के दो कारण थे। पहला तो मोरल कारण था कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, एवरी सोल शुड बी फ्री। ठीक है, ये फ्रीडम के आइडियाज जो हैं वो रेनेसांस से आए हैं, एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज हैं। मैंने आपको बताया था, मुझे एनालिस्ट कीजिए, जो मैंने आपको क्लास में बताए थे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉलिटिकल सोशल फिलोसफर्स की आइडियोलॉजीज पर कानून बनाए गए हैं, उनके नाम मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, जो मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में लास्ट में कराया था आपको। ठीक है, खैर, लेकिन एवरी सोल शुड बी फ्री, दिस वाज द आइडियोलॉजी, एंड ऑन दिस आइडियोलॉजी यूएस वाज फॉर्म्ड। बट स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स थे शुरुआती, उनका विजन ये था कि जो पूरी की पूरी यूएस की इकॉनमी है, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ जाता, ये पूरी की पूरी स्लेव बेस्ड इकॉनमी है, और अगर हम स्लेवरी को अबॉलिश कर लेंगे तो इकॉनमी चरमरा जाएगी। तो हम धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएंगे, जिससे इवेंचुअली स्लेवरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये उनका प्लान था, ये उनका लॉन्ग टर्म विजन था। क्योंकि यूएसए पर स्लेवरी जो है वो, यूएसए की जब से डिस्कवरी हुई है उसके कुछ ही सालों बाद से स्लेवरी बेस्ड इकॉनमी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी यूएसए में। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टम था, उसको एक झटके में जो है वो नहीं हटाया जा सकता था, ग्रेजुअली हटाया जाना था। सो ये प्लान था। ठीक है, यूएस की जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका ये प्लान था कि हम धीरे धीरे सभी स्टेट से स्लेवरी हटा देंगे। जैसे जैसे जो जो स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज होती रहेंगी, ऑब्वियसली उनको स्लेव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्लेवरी अपने आप ही हट जाएगी। ठीक है, दिस वाज देयर विजन। लेकिन 19वीं सेंचुरी के पहले 50 साल में केवल नदर्न स्टेट्स ही इंडस्ट्रियलाइज हो सकी, और केवल नदर्न स्टेट्स ने ही स्लेवरी को अबॉलिश किया। पहले उन्होंने कानूनी तौर पर नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने पहले फ्राउन हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे कानूनी तौर पर भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया, लेकिन एक प्रॉपर कानून नहीं आया। लेकिन जो नदर्न स्टेट्स है उसमें काफी हद तक स्लेवरी अबॉलिश हो गई। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स है यूएसए की, जो सदर्न स्टेट्स थी, वो तैयार नहीं थे अपने स्लेव्स को देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन स्टेट्स में से कुछ तो ऐसे स्टेट्स थे कि जहां पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन स्लेव थी, यानी वहां के जो प्लांटेशंस, वहां के जो प्लांट ओनर्स थे, उनका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम स्लेव पे ही चल रहा था, और वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज बिजनेस वाज बूमिंग। प्लस उनकी एक बहुत भयंकर ईगो की जो छरस थी, ठीक है, उनकी जो प्यास थी कि हम रेशियली सुपीरियर हैं, वो ब्लैक्स को प्रताड़ित करके पूछती थी। एक ये भी फैक्टर है, छोटा सा नहीं, काफी बड़ा फैक्टर है, लेकिन रेशियल सुपेरियरिटी एक बहुत बड़ा कारण है यहां पर। लेकिन आपको रेशियल कारण से ज्यादा हमें इकोनॉमिक कारण पे ध्यान देना है, क्योंकि युद्ध है तो इकोनॉमिक कारण हमें देखने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक कारण ये थे कि जो सदर्न इकोनॉमीज हैं, उनकी जो स्लेव ट्रेडिंग इकोनॉमी थी, वो दे वर नॉट रेडी टू गिव दैट अप, और दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। सो दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट, और इसके तहत वो चाहते थे कि हमारे स्लेव्स बने रहें, और जो नॉर्दर्न मर्चेंट हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न लीडर्स हैं, वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए और स्लेवरी हट जाए। स्लेवरी हट जाएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो स्लेवरी हट भी जाएगी। सो उनके दोनों इकोनॉमिक एज वेल एज मोरल मोटिव्स दोनों हैं उनके। वो स्लेवरी हटाना भी चाहते हैं मॉरली, और वो स्लेवरी हटाना चाहते हैं ताकि इकोनॉमी बूम आए, क्योंकि स्लेवरी हटेगी तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पुश मिलेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पुश मिलेगा तभी स्लेवरी हटेगी। तो ये इकोनॉमिक और मोरल दोनों मोटिव्स जो है वो पूरे हो रहे हैं किसके? जो नॉर्दर्न लीडर्स हैं, जो यूनियन के लीडर्स हैं। लेकिन जो सदनर्स है, they were not in the phase of accepting this morality कि हमें जो है वो छोड़ना पड़ेगा अपने रेशियल सुपेरियरिटी को। वो इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो ब्लैक्स, जिनको हमने पिछले सैकड़ों सालों से अपना गुलाम, अपनी प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, उनको हम अपने बराबर का दर्जा दें। दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, उनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो स्लेव बेस्ड थी, तो उसको वो अब अचानक से चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसको तुरंत से अगर वो स्लेव्स को हटा दें तो कैसे होगा? पूरा उनका प्लांटेशन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये, जो सदनर्स हैं, उनके मन में ये भय था कि जो नॉर्दर्न मर्चेंट्स हैं, नॉर्दर्न जो कैपिटलिस्ट हैं, वो हमारे प्लांटेशंस को हड़पना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमने स्लेव्स हटा दिए तो हमारे पास जो है वो इतना कैपिटल नहीं है कि हम तुरंत अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर सकें, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके पास इतना कैपिटल है कि वो हमारे स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जो सदनर्स हैं उनके अंदर ये इकोनॉमिक भय भी था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे पूरे जो है वो बिजनेस को
हड़प लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग। एक ये कारण भी था। ठीक है, सो आई होप यू हैव स्टार्टेड टू गेट द पिक्चर कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं विद दिस अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, खैर, सो यहां पर देखिएगा वॉर कैसे शुरू हुई। वॉर शुरू हुई अप्रैल 1861 में, और क्या कंट्रोवर्सी थी? एनस्लेवमेंट ऑफ ब्लैक पीपल व्हेन सेशनिस्ट फोर्सेस अटैक्ड फोर्ट समटर इन सदर्न कैरोलिना शॉर्टली आफ्टर अब्राहम लिंकन हैड बीन इनॉग्रेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए अब्राहम लिंकन 1861 में ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ रिलेटिवली पुअर फैमिली बट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, एक लॉयर बने वो, और फिर सेनेटर बने, और फिर धीरे धीरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए और जीत भी गए, काफी बड़े मार्जिन से जीते वो। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट अपने करियर नॉर्थ में थे वो। ठीक है, और थ्रू आउट अपने करियर वो यही बात बोलते आए थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएंगे, स्लेवरी हटाएंगे, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में बातें लिखी गई थी उसको हम अमेंडमेंट्स के तौर पर लाएंगे, और हम जो है वो इक्वल राइट सबको प्रोवाइड करेंगे। तो उनकी एक हवा थी, हवा में उनको 1861 में जिता दिया गया। जैसे ही वो जीते, उन्होंने सदर्न कॉलोनीज को बोला कि देखिए हम आपके स्लेव्स नहीं छीन रहे। उन्होंने कहा कि हम आपके स्लेव्स छीनेंगे नहीं, हमें पता है कि आपकी इकॉनमी स्लेव बेस्ड है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे ग्रेजुअल। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ग्रेजुअल, आपके स्लेव्स नहीं छीने जाएंगे। क्योंकि जो सदनर्स हैं उनको यही डर था कि स्लेवरी हटा दी जाएगी, स्लेव्स छीन लिए जाएंगे, और जो नॉर्दर्न्स हैं वो हमारे बिजनेस को हड़प लेंगे, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, उनके पास तो पैसा आ चुका है। हमारी स्लेव ट्रेड इकॉनमी है, अगर स्लेव्स हट गए तो हमारी इकॉनमी खत्म, तो जो नॉर्दर्नर्स हैं वो हमारे बिजनेस को हड़प लेंगे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सदर्न लीडर्स हैं उनको अब्राहम लिंकन की बात जो है वो समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखिए सीधी सी बात है, हम अपने आप को अलग कर रहे हैं यूएसए से, हम अपना अलग जो है वो देश बना लेंगे। ठीक है, सो वर्जीनिया वाज द फर्स्ट, वर्जीनिया नॉट वर्जीनिया, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स थी, दे लेफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो धीरे धीरे 11 स्टेट्स थी टोटल। ठीक है, नॉट एवरीवन, सभी ने एक साथ नहीं छोड़ा, लेकिन एक एक करके उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दिया और अपनी खुद की कन्फेडरेसी बना ली और अपने आप को एज अ नेशन एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन ग्लोबली नेशन एस्टेब्लिश करने का एक बहुत जरूरी कंडीशन ये होती है कि आपके आसपास की जो बड़ी ग्लोबल शक्तियां हैं, ग्लोबल नेशंस हैं, वो आपको एज अ नेशन एक्सेप्ट करें। सो जो कन्फेडरेट हैं उनको ये लगा कि हम जो है वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे ज्यादा, हमारे पास रिसोर्सेज है इतने ज्यादा। तो जो यूरोपियन शक्तियां हैं, खास तौर पर जो ब्रिटेन है, जो कि ऑब्वियसली नदन कॉलोनीज से नाराज है, क्योंकि ये कॉलोनीज, ये जितने भी कॉलोनीज थे, इन्होंने तो ब्रिटेन को भगा दिया ना। ठीक है, सो ये जो कन्फेडरेसी है, इनको लगा कि यूरोप विल इंटरवीन, लेकिन यूरोप अभी अपनी दूरी बना के बैठा हुआ है। 1861 की बात चल रही है, यूरोप ने अपनी दूरी बनाई हुई है। तो ये जो कन्फेडरेसी है, 11 के 11 स्टेट्स इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और एक जो है वो कन्फेडरेसी या कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द लॉयलिस्ट ऑफ द यूनियन इन द नॉर्थ प्रोक्लेम्ड सपोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैड टू फेस सेशनिस्ट ऑफ द कन्फेडरेट स्टेट्स इन द साउथ who advocated the states' right to uphold slavery. The Civil War is the central event in America's historical consciousness. It determined what kind of nation America would be. देखिए, जो सदर्न स्टेट्स है ना, उन्होंने, जो सदर्न स्टेट्स थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि हमारे राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम स्लेव रखें। आप कैसे हमारी इकॉनमी को चरमरा सकते हैं? आप स्लेव्स हटा देंगे तो हमारी इकॉनमी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो और भी एक उन्होंने पूरे काफी सारे जत्थे उन्होंने प्रोवाइड करे यूनियन को कि देखिए ये सब कारण है। उन्होंने लिखित में दिया कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं आपकी स्टेट को, यूनाइटेड स्टेट्स को या आपकी यूनियन को, और अपनी कन्फेडरेसी हम इसलिए बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वॉर रिजॉल्व्ड 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड बाय द अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन के डिक्लेरेशन में यह बात लिखी गई थी कि स्लेवरी हटाई जाएगी, इक्वालिटी लाई जाएगी। लेकिन आजाद होने के बाद, अमेरिका के आजाद होने के बाद भी कई सालों तक स्लेवरी नहीं हटी, कोई इक्वालिटी नहीं आई। इनफैक्ट 20th सेंचुरी में आने के बाद मार्टिन लूथर किंग जैसे कई सारे व्यक्तियों की कई सालों की मेहनत के बाद जाकर इक्वल राइट्स ब्लैक्स और वुमेन को, वोटिंग राइट्स वगैरह मिल सके हैं। और आज भी ब्लैक्स को
अमेरिकन सोसाइटीज में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन। एक बिल्कुल बेसिक ही है, अगर स्लेवरी हटा दी गई, जैसे साउथ में सदर्न स्टेट्स में इवेंचुअली स्लेवरी हटा दी गई 1865 में जाके, स्लेवरी को 13th अमेंडमेंट से हटा दिया गया, लेकिन एक नया धंधा शुरू हो गया। नया धंधा क्या था कि जो ब्लैक्स हैं उनको, क्योंकि ब्लैक्स की इकॉनमी कमजोर थी, 40 मिलियन ब्लैक्स को जो है वो आजाद किया गया था स्लेवरी से, बट इकोनॉमिकली वीक थे वो, तो उन 40 मिलियन से कई हजारों जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज भी रखते थे, क्योंकि कई सालों से उनको जो है वो मारा पीटा गया था, उनको जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया गया था। सो उनके अंदर वो घृणा थी, तो उन्होंने क्रिमिनल टेंडेंसीज दिखाई। तो इस उनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज, उनका जो रिटालिएशन था, उसके बहाने एक बहुत बड़ी ब्लैक पॉपुलेशन को जेल में डाला जाना शुरू किया, और जो कैदी थे उनको लीज में देने के बहाने अब कैदियों को एज अ स्लेव यूज करना शुरू किया गया सदर्न स्टेट्स में। तो आगे ये भी आपको बताऊंगा कि ऐसी व्यवस्था भी आई थी। ठीक है, कि स्लेवरी कानूनी तौर पर तो हट गई थी, लेकिन कॉन्विक्ट लीजिंग का एक जो है वो नया धंधा आ गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, कि जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो कैदी हैं, उनको उधार पर दिया जाता है एक स्टेट द्वारा दूसरी स्टेट को। ठीक है, खैर, लेकिन जो ये सिविल वॉर थी, इससे दो फंडामेंटल क्वेश्चंस रिजॉल्व हुए जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं रिजॉल्व कर सका। देखिए क्या क्या है वो। वेदर द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टू बी डिसॉल्वेबल कॉन्फेडरेशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स और एन इनडिवाइजेबल नेशन विद अ सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, जब फ्रेंच और ब्रिटेन के लोग फाइनली 1783 में छोड़कर गए यूएसए की सॉइल को, और स्पेनिश इन्फ्लुएंस भी कम हुआ, ठीक है, जो न्यू मैक्सिकन स्टेट्स हैं ये थोड़ा जो है वो आज़ादी की तरफ बढ़े, और जो इंडियन स्टेट्स हैं ये भी आज़ादी की तरफ बढ़े, तब ये बात जो है वो, ये क्वेश्चन सामने आया कि जो यूएसए बनाया गया है, क्या ये इतना ही रहेगा, या ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, या ये और एक्सपेंड करेगा। तो सबसे पहला सवाल ये था कि वेदर दीज यूनाइटेड स्टेट्स आर इनडिवाइजेबल और द कन्फेडरेशन वाज डिसॉल्वेबल। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल, whether America born of a declaration that all men were created with an equal right to liberty would continue to exist as the largest slave holding country in the world। दूसरा सवाल यह था कि अमेरिका जिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से बना है, और इसमें यह बात क्लियर लिखी गई थी कि सभी लोग जो है वो सभी लोगों को आज़ादी जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी उनका जो है वो फंडामेंटल राइट है, उनका जीने का हक है वो। और अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा स्लेव्स हैं एज अ कंट्री, नॉट अमेरिका, लेकिन यूएस में ही सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आता है। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर से बदल गई। अमेरिकन सिविल वॉर में पहले सवाल का जवाब ये आया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो यूनिफाइड हैं, इट इज इनडिसॉल्वेबल। और दूसरी चीज क्लियर हुई कि जो स्लेव्स हैं, जो स्लेवरी है वो तुरंत हटाई जाएगी। जिन्होंने आजादी दिलवाई है अमेरिका को, यूएस को, राइट, उनको ये पता था कि स्लेवरी हटानी है, बट दे थॉट कि अचानक से स्लेवरी हटा देंगे तो जो स्लेव ट्रेडिंग के अराउंड जो पूरी की पूरी इकॉनमी एस्टेब्लिश है वो चरमरा जाएगी। क्या होगा फिर से जो है वो सिविल वॉर छिड़ जाएगी। ठीक है, वो सिविल वॉर तो छिड़नी थी। आप ये भी कह सकते हैं दैट सिविल वॉर वाज इनएविटेबल। उस सिविल वॉर को टाला नहीं जा सकता था। मतलब कहने का मतलब कि किसी ना किसी तरह का ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस जब भी कोई नया ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा ना इकॉनमी में, चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होगा उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। बदलाव अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता ही है। सो दिस वाज इनएविटेबल कि जो इंडस्ट्रियल इकॉनमी आएगी वो स्लेव बेस्ड जो ट्रेडिंग इकॉनमी है इसको चैलेंज करेगी। लेकिन अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस है वो चाहते थे कि ग्रेजुअल हो, युद्ध ना छिड़े। लेकिन एक लेवल पर आकर 1860 में, 1861 के बाद युद्ध छिड़ ही गया। ठीक है, सो यू कैन से दिस सिविल वॉर वाज अ कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स आफ्टर 1783 टिल 1861। जो लोगों के अंदर धीरे धीरे रिजेंटमेंट इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जो ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर के बीच में धीरे धीरे जो टकराहट इकट्ठा हुई है। ठीक है, ओल्ड ऑर्डर, यहां पर ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर आप क्लियरली बोल सकते हैं। जो न्यू ऑर्डर है वो चाहता है कि क्या आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, लिबरल राइट्स मिले सबको। ठीक है, लेबर जो स्लेवरी है वो अबॉलिश हो। और जो ओल्ड ऑर्डर है वो चाहता है कि हमारे प्लांटेशंस, हमारे स्लेव्स जो हैं वो उसी तरह बरकरार रहे। इन दोनों के अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं।
भूलिएगा मत, कोई भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी विदाउट कमर्शियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नहीं होती। युद्ध में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की भावनाओं को छूने का इस्तेमाल किया जाता है, बट वॉर इज अल्टीमेटली अ बिजनेस। वॉर हमेशा जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर लड़ी जाती है। यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी लानी है और स्लेव बेस्ड ट्रेडिंग इकोनॉमी को हटाना है। और जो सदनर्स हैं उनको डर ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे स्लेव्स को हमसे छीनकर हमारे बिजनेस को इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे और हड़प लेंगे। ठीक है, वो किसी भी तरह से हड़पें या कंपटीशन देके हड़पें या लड़ झगड़ कर उनसे जमीनें छीन लें, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको जानने पड़ेंगे। आप नाइव नहीं हो सकते। अगर आप प्रेजेंट डे में या अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास नाइवनेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को, पॉलिटिकल फैक्टर्स को, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को एंड इमीडिएट फैक्टर्स, वॉर के सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड इमीडिएट। इमीडिएट जो फैक्टर है ना कि युद्ध छिड़ा है तो कोई ना किसी ने पहला थप्पड़ तो मारा ही होगा, तभी छिड़ा है वो युद्ध। तो वो पहला थप्पड़ किसने मारा है वो भी पता होना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा बाकी ये सब कारण भी। सो इकोनॉमिक कारण में हमें क्या क्या पता चला? इकोनॉमिक कारण में हमें पता चला कि नया ऑर्डर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पुराना ऑर्डर, स्लेव बेस्ड ट्रेड इकोनॉमी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है या सोशल कारण क्या है? जो स्लेवरी है उसको हटाना है, अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी और लिबरल राइट्स प्रोवाइड करने हैं सबको। पॉलिटिकल कारण क्या है कि जो यूनियन लीडर्स हैं वो सदनर्स के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं। जो ट्रेड बेस्ड, जो पॉलिटिकल कारण है ना, पॉलिटिकल कारण यू विल बी एबल टू, धीरे धीरे आप ये सारे फैक्टर्स को समझना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल कारण आर अलाइंड विद इकोनॉमिक कारण। सो जो लीडर्स हैं, खासकर उस समय में, खासकर 19th 18th सेंचुरी में जो लीडर्स थे वो मुख्य तौर पर किसी ना किसी तरह के बिजनेस होल्डर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट अनरिजॉल्व इश्यूज, ये रिजॉल्व हो गए। ये सारी चीजें धीरे धीरे आज हम समझेंगे आज ही के टॉपिक में। तो आइए इस मैप के जरिए सबसे पहले यूएस। अब आप बहुत बच्चा ना बिल्कुल कंफ्यूज है, अक्सर नॉर्दर्न स्टेट्स क्या है, सदर्न स्टेट्स क्या है, तो इस मैप के जरिए आपको मैं समझाई देता हूं। ठीक है, सो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑफ दैट टाइम। अब इसमें जो आपको जितना भी ब्लू हिस्सा दिख रहा है ना, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये येलो और रेड जो है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था। बट आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, द रेड स्टेट्स दे विड्रू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया एंड दे फॉर्म्ड कन्फेडरेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हैं वो 11 स्टेट्स जिन्होंने अपने आप को एक कन्फेडरेसी में एस्टेब्लिश कर लिया। और ये है वो नॉर्दर्न स्टेट्स। सो ये है वो नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट। नॉर्दर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है, सदर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई है। नॉर्दर्न स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज क्यों हो गई है? अब उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कई कारण है। सबसे पहला ज्योग्राफिकल कारण ये है कि ब्रिटेन से वो नजदीक हैं और ये दूर हैं। ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो सीधा रास्ता जो है वो लैटिट्यूड अगर आप कोई फॉलो करेंगे ना तो सीधा रास्ता आपको नॉर्थ में आता हुआ दिखेगा, ब्रिटेन से और यूरोप से भी। तो नॉर्दर्न स्टेट्स का इंडस्ट्रियलाइज होना ज्योग्राफिकली भी जो है वो फिजिबल दिखता है। उसके अलावा जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पर पॉलिटिक्स डेवलप्ड थी, क्योंकि देखिए जो सदर्न स्टेट्स है ना, ये जो आपको फ्लोरिडा वाला रीजन दिख रहा है इसके नीचे करेबियन है। ठीक है, और जो करेबियन जो आइलैंड्स है ना, वहां पर सबसे पहले स्लेव्स आए अफ्रीका से। उन करेबियन आइलैंड्स से वो स्लेव जो है वो लाए गए हैं मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, जो सदर्न अमेरिका है यहां पर स्लेव्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नदर्न अमेरिका, नदर्न यूएस, राइट। सो जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उसमें स्लेव्स की संख्या कम थी एज कंपेयर टू सदर्न अमेरिका। और सदर्न जो यूएस है, नॉट सदर्न अमेरिका, सदर्न यूनाइटेड स्टेट, राइट। जो सदर्नर्स हैं इनकी जो स्लेव बेस्ड ट्रेड इकोनॉमी है वो ज्यादा डेवलप्ड थी एज कंपेयर टू नॉर्थ। इसीलिए नॉर्थ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रिप्लेस आसानी से कर दिया वहां की स्लेव बेस्ड ट्रेडिंग इकोनॉमी। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसका बड़ा हिट हमें नॉर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिला एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट। दैट मींस
जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके तहत जो लिबर्टी इक्वालिटी की बातें की गई, सिविल लिबर्टीज की बात की गई, वो आइडियोलॉजीज ज्यादा प्रचलित हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स में पहले गुलाम लाए गए, स्लेव्स लाए गए, और सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी ज्यादा खतरनाक तरीके से, ज्यादा जो है वो मतलब ज्यादा डेंस है वहां पर स्लेव बेस्ड इकोनॉमी एज कंपेयर टू नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ में अमेरिकन रेवोल्यूशन भी जो है वो नॉर्थ से ही शुरू हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? 12 स्टेट्स की। ठीक है, आप मुझे बताएंगे किस स्टेट में हुई थी, किस कॉलोनी में हुई थी? 12 कॉलोनीज का जो है एक छोटा सा डेलीगेशन जो बैठा था, जिसके तहत उन्होंने किंग को लेटर भेजा था और फिर जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ठीक है, सो इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं जो ब्लूअर पार्ट है दोज आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों में आपको दिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कैलिफोर्निया और उसके ऊपर वाला जो रीजन है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन गया। ये जो बीच के ग्रे वाले जो पार्ट है ना, इन्होंने अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ज्वाइन नहीं किया है। इवेंचुअली दे जॉइंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो येलो वाला पार्ट है ये बॉर्डर लैंड्स है। ठीक है, ये थे तो किसकी तरफ? ये थे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनको स्लेव्स रखने की इजाजत दी थी। अब देखिए, ये जो नीली स्टेट्स है ना, यहां पर आप मान सकते हैं नीली स्टेट्स में स्लेव्स नहीं है, यहां पर स्लेवरी हट चुकी है। ये जो रेड स्टेट्स हैं यहां पर स्लेवरी है। ठीक है, और जो येलो स्टेट्स हैं दीज आर इंटरमीडिएट, यहां पर ये हैं तो यूनियन की तरफ, लेकिन यूनियन ने इनको इजाजत दी है कि स्लेव्स रखो। सो दिस वाज द यूनियंस पॉलिसी। स्लेव्स पहले नॉर्थ में भी थे, लेकिन धीरे धीरे स्लेव्स खत्म होते जा रहे हैं। तो उनकी यही पॉलिसी थी कि हमें धीरे धीरे पूरे अमेरिका को, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को इंडस्ट्रियलाइज करना है, स्लेवरी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट कि जब जो सदर्नर्स हैं वो डेफिनेटली रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्लेव बेस्ड है। और जो नॉर्दर्न है दे readily or conveniently converted their economy from slave based trading economy to industrial economy। ठीक है, उन्होंने नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आसानी से फॉलो कर लिया, क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंट्स भी थी और काफी सारे मल्टीपल कारण थे, सोशल कारण, उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उनके ज्योग्राफिकल, ये सारे फीचर्स ऐसे थे कि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिलेटिवली जल्दी आ गया एज कंपेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ यूएस। सो आई होप आपको ये नॉर्थ यूएस और साउथ यूएस का फंडा समझ आया होगा। जो सदर्न स्टेट्स हैं ये कन्फेडरेट स्टेट्स हैं, और जो ऊपर वाली है ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो यूनियन वर्सेस कन्फेडरेसी इज द सिविल वॉर। सिविल वॉर किसके बीच है? तो सिविल वॉर है यूनियन वर्सेस कन्फेडरेसी। यूनियन कौन? यूनियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी को हटाने की बात की, और जो सदर्न स्टेट्स है ये स्लेवरी को हटाना नहीं चाहते। ठीक है, सो आई होप इस मैप के तहत आपको ये बेसिक फंडा समझ आया होगा। आइए अब देखते हैं प्रिलूड टू द वॉर। ठीक है, युद्ध छिड़ने से पहले की घटनाएं और जो एक्चुअल वॉर है, जब फाइटिंग शुरू हुई, ठीक है, उससे पहले की पॉलिटिकल घटनाएं समझते हैं अब हम। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा, द सेसेशन ऑफ द सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स कौन कौन सी? साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइजियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, Arkansas, Tennessee and North Carolina in 1860-61, and the outbreak of armed hostilities were the culmination of the decades of growing sectional friction over slavery। तो मैंने बोला ना 1783 से ही जो नया ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर में जो युद्ध है वो 1783 से ही शुरू हो गया था, और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते 1860-61 में जो स्लेवरी को फेवर कर रहे थे उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स से अलग कर लिया, और फाइनली आर्म्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक है, बिटवीन 1815 से 1861 द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स वाज रैपिडली मॉडर्नाइजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। मैंने बोला ना 1815 से 1861 तक नॉर्दर्न स्टेट्स की इकोनॉमी मॉडर्नाइज यानी इंडस्ट्रियलाइज होने लगी। The Republican Party, dominant in the North and led by Abraham Lincoln, supported banning slavery in all the United States territories in 1860 presidential election। 1860 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था अब्राहम लिंकन का, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो जो हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में बात लिखी गई थी ना कि स्लेवरी हटा देंगे हम, तो मैं ऐसा अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, ऐसा कानून लेकर आऊंगा नया, मैं स्लेवरी हटा दूंगा।
ये बात सुन के जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तो उत्साह में भर गए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, स्लेवरी हटे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बूम आए। तो एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो रिपब्लिकन पार्टी जीती। पहली बार रिपब्लिकन पार्टी जो है वो यूएस में जीती, और रिपब्लिकन पार्टी का पहला जो कैंडिडेट था अब्राहम लिंकन, उसको इनॉग्रेट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट उनके बनते ही जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अपने आप को ससीड करना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, सदर्न स्टेट्स viewed this as a violation of their constitutional rights. The Republican Party secured a majority of the electoral votes nationally, and Lincoln was constitutionally elected the president. It was the first Republican Party candidate to win the presidency. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। However, before his inauguration, so मतलब ऑफिशियली घोषित करने से पहले, इनॉग्रेट करने से पहले, किसे? अब्राहम लिंकन को, 7 slave states with cotton based economies declared secession from and formed the Confederacy. The first 6 to declare secession had the highest proportions of slaves in their population with an average of 49%. देख रहे हैं ऐसी ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, इब्राहिम लिंकन को एज ऑफिशियली जो है वो प्रेसिडेंट घोषित होने से पहले 7 स्टेट्स ने अपने आप को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से अलग कर लिया और कन्फेडरेसी बना ली अपनी। उनमें से भी 6 जो स्टेट्स थी ना, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 49%, या मतलब आधा हिस्सा जो है वो स्लेव्स थे। तो यहां से हमें पता चलता है जो सदर्न जो स्टेट्स थी ना, उन्होंने, आपको स्लेवरी की मेंटेलिटी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। जो स्लेव्स है, जो श्वेत पुरुष है या श्वेत जो समाज है, वो अश्वेत लोगों को अपने से जो है वो रेशियली बहुत कमजोर और बहुत नीचे समझते थे। सो रेशियल सुपीरियरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहां पर। जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को बहुत जो है वो बेहतरीन समझते थे, और जो काले लोग हैं उनको समाज में बहुत नीचे समझा जाता था। जानवरों से भी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था। और उस समय ये मेंटेलिटी थी कि जो प्रॉपर्टी है उसके साथ कुछ मर्जी करो, उसको मारो, उसको जिंदा रखो, उसको भूखा रखो, उसको प्रताड़ित करो, आपको कोई भी कानून कुछ नहीं कह सकता। तो जो स्लेव्स हैं वो प्रॉपर्टी थी, और स्लेव्स के साथ अमानवीय व्यवहार करें अगर आप, या अगर आप उसे मार भी दें तो कोई भी आपके ऊपर जो है वो चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह का सिस्टम था। और प्लस मैंने बोला कि करेबियन से फ्लोरिडा वाले रीजन में सबसे पहले जो है वो स्लेव्स आए, करेबियन से, राइट। सो जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने सबसे पहले स्लेव्स रिसीव किए, तो सबसे पहले स्लेव इकोनॉमी डेवलप हुई, इसीलिए वहां की स्लेव इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही थी और डोमिनेट कर रही थी उनके पूरे इकोनॉमिक स्फीयर को। इसीलिए दे कैन नॉट जस्ट गिव अप द स्लेव्स, सो दे फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेट ऑफ देमसेल्फ एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। Now, the Confederacy grew to control over half the territory in 11 states, and it claimed the additional states of Kentucky and Missouri by assertion from exiled native secessionists without territory or population. देखिए, जो केंटकी और मिसौरी है ना, इन दोनों को कुछ हद तक जो है वो स्लेव्स रखने की इजाजत दी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। लेकिन अगर ये स्लेव्स रख रहे हैं तो कन्फेडरेसी ने क्लेम डाला इन पर और इनको भी अपने हिस्से में जोड़ लिया। ठीक है, Now, these were then given full representation in the Confederate Congress throughout the Civil War. ठीक है, कन्फेडरेट कांग्रेस में पूरी रिप्रेजेंटेशन दी गई केंटकी और मिजोरी को। सो यहां पर हम इस मैप के जरिए समझते हैं अब बाकी की चीजें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, 1815 के बाद ही फ्रिक्शन बढ़ रहा था न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर के बीच में, और अब्राहम लिंकन ने बोल दिया कि मैं जीता तो मैं स्लेवरी पूरी तरह हटा दूंगा। तो जो कांग्रेस थी उसमें सदर्नर्स और नॉर्दर्न्स की दोनों की क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये 1815 से 1860 तक पता है क्या खेल चल रहा था, कि अगर एक स्टेट जो है वो स्लेवरी हटाती थी तो एक स्टेट और ऐड कर ली जाती थी जिसमें स्लेवरी अलाउ कर दी जाए। सो बेसिकली हो ये रहा था कि एक बैलेंस रखा जा रहा था कांग्रेस के अंदर, अमेरिका की, ठीक है, यूएस की कांग्रेस के अंदर, कि जितने यूनियन के लोग हों उतने ही कन्फेडरेसी के लोग हों, ताकि ओवर पावर ना कर सके एक दूसरे को। यूनियन और कन्फेडरेसी भले ही बाद में बनी, लेकिन मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि जितने
स्लेवरी के फेवर में है उतने ही स्लेवरी के अगेंस्ट होने चाहिए ताकि एक दूसरे को ओवर पावर ना कर ले। और ये सिचुएशन 1815 से 1860 तक आती रही। सो दैट मीन्स एक एक करके स्टेट्स जो है वो ऐड होती गई। एक स्टेट जो है वो फ्री स्टेट बनती गई, एक स्टेट जो है वो स्लेवरी स्टेट बनती गई। सो धीरे धीरे एक पोजीशन ऐसा आया कि 11 स्टेट जो है वो स्लेवरी को फेवर कर रही थी और 11 स्टेट्स जो है वो स्लेवरी को अबॉलिश कर चुकी थी। अब इसमें मिजोरी और केंटकी को ऐड कर दिया गया, 13 हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे न्यू मैक्सिको को ऐड किया, ओक्लाहोमा वगैरह को ऐड किया। तो धीरे धीरे जो स्लेव वाली जो स्टेट्स हैं वो बढ़ती गई और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। ऐसे में अभी देखिए केंटकी और मिसौरी जो है वो बाद में ऐड हुई है, लेकिन ध्रुवीकरण हो चुका था, राइट। केंटकी और मिसौरी जो है वो उस साइड जा रहे थे। ऐसे में अब्राहम लिंकन आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं स्लेवरी हटा दूंगा, और वो जीत जाते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी हटा देते हैं, जो मान जाता है, राइट। ठीक है। और अब वो कहते हैं कॉन्फेडरेट्स को, जो बाद में कॉन्फेडरेट्स बने यानी सदर्न स्टेट्स को, कि आपकी भी जो है वो स्लेवरी हम हटा देंगे, ग्रेजुअली हटाएंगे। अभी आपका स्लेव्स कोई नहीं छीन रहा, लेकिन हम इवेंचुअली स्लेवरी हटा देंगे। ठीक है। ऐसे में उन्होंने अपने आप को ससीड कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स से। तो आइए इस मैप में देखते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला है, देखिए यहां पर बॉक्स में लिखा है, ब्लू वाले कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। सो ऑरेगन, कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में देखिएगा मिशिगन, आयोवा, कैंसस, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, अच्छा वो मिनीसोटा है, यस, इंडियाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, उसके अलावा वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मेन, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनेटिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर और मैरीलैंड। ये सारी जो है वो क्या है, जो ब्लू वाले के नाम पढ़े मैंने सबके, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे क्या हैं आपके, यहां पर स्लेवरी हट चुकी है। ठीक है। ये जो बीच में है वाशिंगटन टेरिटरी, डकोटा, नेब्रास्का, ठीक है, नेवाडा, यूटा, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, इंडियाना टेरिटरी जो बाद में ओक्लाहोमा के नाम से जानी गई, ये अभी नहीं जुड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स से, ये बाहर है। ये जो बीच में आपको रेड और विद स्ट्राइप्स नजर आ रही हैं, दीज वर द 4 स्टेट्स जो कि थे तो यूनियन की तरफ, लेकिन इनमें स्लेवरी जो है वो, स्लेवरी के लिए यहां पर प्रोविजन था। कौन कौन सी है ये? मिसौरी, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया जो कि बाद में बनी, और मैरीलैंड। और ये जो लाल स्टेट्स हैं, दीज आर द कॉन्फेडरेट स्टेट्स। देखिए ये टेक्सास है, उसके नीचे है लुइजियाना, ऊपर आर्कांसस, मिसिसिपी, टेनेसी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया। ठीक है। दीज वर द 11 स्टेट्स who seceded from United States and formed their own confederacy. And this confederacy, they said that this confederacy is a nation. ठीक है, but none of other countries recognized it as a nation, so it does not get recognized as a nation. So hence the war between these two parties came to be known as civil war, not a war between two nations. क्यों? क्योंकि जो कन्फेडरेसी है उनको एज अ नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। यूएस ने भी, लिंकन ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, ब्रिटेन ने भी नहीं किया, फ्रांस ने भी नहीं किया, स्पेन ने भी नहीं किया, मैक्सिको ने भी नहीं किया, पोर्टुगल ने भी नहीं, किसी ने नहीं किया, राइट। सो ये इस मैप के माध्यम से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जो सदर्न स्टेट्स हैं, देखिए फिर से मैंने आपको बताया ना, जो सदर्न स्टेट्स हैं इनकी प्रॉक्सिमिटी करेबियन से है, तो यहां पर स्लेव ज्यादा है, ये इसीलिए, राइट। नदर्न स्टेट्स की प्रॉक्सिमिटी किससे है? यूरोप से है, तो इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आ गया, मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज पहले आ गए। और जो बीच की स्टेट्स हैं ये ट्रांजिशनल काम करें। तो जो युद्ध हुए ना, जो एक्चुअल लड़ाई हुई है, वो बेसिकली जो यूनियन है ना, अब्राहम लिंकन की जो काउंसिल थी, उन्होंने ये कोशिश करी कि पहले तो मिसिसिपी रिवर के अराउंड जो है वो 2 भागों में तोड़ा जाए, कॉन्फेडरेट लैंड। फिर फ्लोरिडा के आसपास उन्होंने एनाकोंडा पॉलिसी अपनाई, ताकि जो है वो इनकी जो बाहर से जो इनको सपोर्ट मिल रहा है या जो ट्रेड है, उनका ट्रेड जो है वो तोड़ा जाए, धीरे धीरे इकोनॉमी को वीक किया जाए। ठीक है। तो वैसे ये नहीं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट कि इवेंट ऑफ जो है वो वॉर क्या रहे, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूं वॉर के इवेंट क्या रहे। ठीक है। या आइए चलिए नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स के तहत जो है वो वॉर के इवेंट समझते हैं। तो यहां पर आपको दिखी ना, ठीक है, इस मैप में एक बार देख लीजिए स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ये जो 11 स्टेट्स हैं देख लीजिए, टेक्सास, ARK आर्कांसस है, LA लुइजियाना है, MISS है मिसिसिपी, TENN है टेनेसी, उसके नीचे ALA अलाबामा, जॉर्जिया, GA जॉर्जिया है, उसके नीचे फ्लोरिडा है, साउथ कैरोलिना SC, NC है नॉर्थ कैरोलिना, और VA है वर्जीनिया।
ठीक है, और ये एमओ है मिसौरी, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, और ऊपर की जो नीली वाली है ये सारी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट। नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। अब देखते हैं वॉर के इवेंट्स क्या क्या रहे, ठीक है। सो पहला पॉइंट पढ़िएगा, द कन्फेडरेट स्टेट्स वर नेवर डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और बाय दैट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। तो ये तो मैंने आपको बोला ही, जो कॉन्फेडरेट्स हैं उनको किसी ने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। द स्टेट्स दैट रिमेन लॉयल टू यूएस वर नोन एज यूनियन, जो यूएस के साथ जुड़ी रही वो यूनियन की तरह यूनियन कहलाई। The Union and the Confederacy quickly raised volunteer and conscription armies that fought mostly in South over the course of 4 years. 1861 से 65 तक युद्ध चला, कन्फेडरेसी और यूनियन ने सैनिक इकट्ठा करे, बहुत बड़े लेवल पर सैनिक। अभी तक यूएस में इस तरह का युद्ध नहीं हुआ था जो सिविल वॉर में जितना खून खराबा हुआ है, ठीक है। खैर देखते हैं आगे। आफ्टर कन्फेडरेट फोर्सेस सीज्ड न्यूमरस फेडरल फोर्ट्स विद इन टेरिटरी क्लेम्ड बाय कन्फेडरेसी एफर्ट्स एट compromise failed and both sides prepared for war. The Confederates assumed that European countries were so dependent on King Cotton that they would intervene, but none did and none recognized the new Confederate States of America. Claiming the Fort Sumter in Charleston Bay as their own, Confederate army on April 12, 1861 opened fire on the federal garrison and forced it to lower the American flag in surrender. This was द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर, कि जो फोर्ट समटर है कॉन्फेडरेट आर्मी ने उसको पहले सीज डाला उस पे, और फिर 12 अप्रैल 1861 उस पे जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी। तब तक उस पे गोलाबारी करते रहे जब तक सामने से सफेद झंडा नहीं लहरा दिया गया, यानी सरेंडर नहीं कर दिया गया, ठीक है। यहां से युद्ध की हो जाती है शुरुआत। अब युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों ने, यूनियन ने, कन्फेडरेसी ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठा करी। जो कन्फेडरेसी थी वो ये सोच रही थी कि जो हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने बोला ना वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस कॉटन की जरूरत है किसको, यूएस को। तो यूएस, नॉट यूएस लेकिन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एस्टेब्लिश कर चुका है, उस कॉटन से वो कपड़ा बनाकर बेच रहा है अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी। तो उनको इस किंग कॉटन की जरूरत है, लेकिन यूएस ने जो है वो ब्रिटेन ने जो है वो इंटरवीन नहीं किया। क्यों? कि कॉटन तो उनको अफ्रीका से भी मिल जाएगा, कुछ हद तक कॉटन उनको साउथ अमेरिका से मिल जाएगा, मैक्सिको से मिल जाएगा, कॉटन उनको इंडिया से भी मिल जा रहा है। सो यूएस से ही कॉटन आए ऐसा जरूरी नहीं था, इसलिए ब्रिटेन ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन ब्रिटेन ने इंटरवीन या अन्य यूरोपियन फोर्सेस ने ओपनली इंटरवीन इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि अब्राहम लिंकन ने वार्निंग दी थी कि अगर ब्रिटेन या किसी ने भी इंटरवीन किया तो ओपन, ये युद्ध निपटाने के बाद मैं आपके साथ ओपन युद्ध छेड़ दूंगा, ठीक है। तो यहां से ब्रिटेन थोड़ा घबरा गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी, 5 नहीं तो 7 नहीं तो 10 साल में अपने आप को इकोनॉमिकली रिवाइव करके अगर फिर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया हमारे खिलाफ। तो युद्ध, मैंने बोला ना, वॉर इज अ बिजनेस बट वॉर इज ऑल्सो बैड फॉर अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस। इफ योर बिजनेस इज वॉर इटसेल्फ, देन वॉर से आप बहुत पैसा कमाएंगे। अगर आपका बिजनेस ही हथियार बनाने का है, हथियार मतलब युद्ध के दौरान की सारी सप्लाईज प्रोवाइड करने का है, तो वॉर में बिजनेस बूम करेगा। लेकिन अन्य बिजनेसेस के लिए खराब होता है वॉर। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि बिजनेस खराब हो, ब्रिटेन चाहता था यूएस से रॉ मटेरियल आता रहे, भले ही पहले वो एज ए टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, अब उनको एज अ खरीदना पड़ेगा, राइट, लेना पड़ेगा यूएस से। पहले उनकी कॉलोनीज थी इसलिए वो एज अ टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, इसीलिए तो कॉलोनी बनाते थे ना वो। मैंने आपको समझाया ना, कॉलोनीज बनाने की क्या मतलब है कि आप कच्चा माल खरीदे क्यों नेटिव से, जब आप उनको विवश कर सकते हैं आपको एज अ टैक्स देने के लिए, इसीलिए कॉलोनीज बनाई जाती थी। सो ब्रिटेन ने इंटरवीन नहीं किया ओपनली, कुछ समय बाद उन्होंने किया लेकिन ओपनली नहीं किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा। सो फोर्ट समटर आपको ध्यान रखना है, एट चार्ल्सन बे कॉन्फेडरेट्स ने युद्ध की जो है वो शुरुआत करी। नाउ दिस इवेंट ट्रिगर्ड द वॉर। विच इवेंट? द सरेंडर बाय यूनियन एट फोर्ट समटर, ठीक है। लिंकन कॉल्ड आउट द मिलिशिया टू सप्रेस दिस इंसरेक्शन। 4 more slave states seceded and joined the confederacy. 4 more slave states जो है वो उन्होंने कन्फेडरेसी ज्वाइन किया। पहले 7 थी, 4 ने और ज्वाइन किया, ठीक है। आफ्टर द फोर्ट ऑफ समटर 4 ने और ज्वाइन किया और अब हो गई 11 स्टेट्स, ठीक है।
By the end of 1861, nearly a million armed men confronted each other along a line stretching 1200 miles from Virginia to Missouri. देखिए यूएस के इतिहास की, यूएस के सॉइल पे जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है उसमें से सबसे ज्यादा लोग यहां पर मरे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा लोग आपस में जो है वो लड़े, और ये आंकड़ा ये माना जाता है कि लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत हुई दोनों साइड, यूनियन और कन्फेडरेसी दोनों साइड मिलाकर लगभग 7.5 लाख सैनिकों की मौत हुई। उसके अलावा आम जनता, सिविलियंस कितने मरे हैं, सिविलियंस कितने मिसिंग रह गए, उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, देखिएगा, सेवरल बैटल्स हैड बीन टेकन प्लेस नियर मैनेसास जंक्शन इन वर्जीनिया in the mountains of western Virginia, where Union victories paved the way for creation of new states of West Virginia, with the Wilson's Creek in Missouri, at Cape Hatteras in North Carolina, etc. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, इतना डीप आपको एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विद द यूनियंस विक्ट्री इन वर्जीनिया, वहां से वेस्ट वर्जीनिया एक स्टेट नया निकल कर आ गया। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनकाउंटर्स इन वॉर बिगेन इन 1862, बैटल्स लाइक शिलो इन टेनेसी, गेन्स मिल्स, सेकेंड मैनेसास एंड फ्रेडरिक्सबर्ग इन वर्जीनिया, एंड एंटिएटम इन मैरीलैंड foreshadowed even bigger campaigns and battles in subsequent years. तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इनका नाम आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनका नाम ढूंढ के एक बार अपनी एटलस में जाइएगा और देखिएगा कि ये कहां कहां पर है। आप ये पाएंगे कि ये सभी जो है वो सदर्न स्टेट्स में होंगी। सो इट वाज द सदर्न स्टेट्स जहां पर युद्ध को ले जाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन में अगर आप युद्ध लाएंगे तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तबाह होगी। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये भली भांति समझती थी कि हमें युद्ध लेकर जाना है सदर्न स्टेट्स में। अगर सदर्नर्स युद्ध ले आए हमारी स्टेट्स में, ठीक है, अगर हमारे स्टेट्स में अगर युद्ध हुआ, बैटलफील्ड बन गई, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है चरमरा जाएगी। ठीक है, तो जो यूनियन है ना, उनकी ऑल ओवर जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि ओवर द पीरियड 4-5 साल युद्ध खींचा जाए और जो सदर्नर्स है इनकी जो प्रिमिटिव इकोनॉमी है इसको धीरे धीरे ठप करवाया जाए, इन्हीं के क्षेत्र में युद्ध करवाया जाए, इन्हीं को चारों ओरों से घेर लिया जाए, समुद्री जितना भी ट्रेड है इनका, कैरेबियन का, वो सब सीज कर लिया जाए, इनका जितना भी एक्सपोर्ट है कच्चे माल का या कॉटन का वो सब रोक लिया जाए, इनका जितना भी इंपोर्ट है, यानी धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी को सीज करो, इनके ट्रांसपोर्टेशन को खत्म करो, इनके कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ो। ठीक है, इवेंचुअली एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और तब हम इनको ओवर पावर कर लेंगे। सो दिस वाज द लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑफ लिंकन। लेकिन ऐसा करने में जो यूनियन सेना है उनके भी लाखों लोग मरे और जो सदर्नर्स हैं उनके भी लाखों लोग मरे, बट अब्राहम लिंकन ने अपना स्टील हैंड रखा हुआ था। उन्हें पता था कि लोग मरेंगे, लेकिन ये नया सिस्टम, समझ रहे हैं ना, तो जो नया ऑर्डर है उसको लाना कितना अनिवार्य था मर्चेंट्स के लिए, जो कैपिटलिस्ट है उनके लिए नया सिस्टम आना इतना अनिवार्य था कि लाखों लोग मर जाएं कोई परवाह नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर दे कुड हैव वर्कड अ कॉम्प्रोमाइज ना, लेकिन यहां पर एक मोरल कारण ये भी था, मोरल कारण की वजह से भी लाखों लोगों का मरना जो है वो मतलब निश्चित मान लिया गया। मोरल कारण ये कि स्लेवरी हटनी चाहिए यूएस में से। यूएस जिन मोरालिटी पर आजाद हुआ है उन मोरालिटीज को लागू करने का समय था अब, यानी स्लेवरी को अबॉलिश करने का समय था अब। ठीक है, सो इन बैटलफील्ड, शिलो का नाम याद रखना है आपको, मानेसास का नाम याद रख लेना, उसके अलावा एंटिएटम का नाम याद रख लेना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जनरल्स जैसे कि ग्रांट है, ठीक है, यूनियन की तरफ से, ली जो है वो कॉन्फेडरेट की तरफ से, ये लोग लड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट यू शुड नो द बैकग्राउंड और द कॉन्सेप्ट्स ना। फैक्ट्स मैंने हमेशा से बोला है, द फैक्ट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फैक्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि कॉन्सेप्ट समझो और फैक्ट्स को रिवाइज करो, तब फैक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप फैक्ट पढ़ते रहेंगे तो हिस्ट्री फिर वही सवाल उठाता है एक एवरेज बच्चा कि हिस्ट्री में इतना सब कुछ पढ़ना होता है, कैसे किया जाए। और मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है जब कोई स्टूडेंट आता है ना और बोलता है कि सर इतने सारे पॉइंट, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी डेट्स हैं, हम कैसे याद रखेंगे। और फ्रॉम द डे वन इफ यू आर फॉलोइंग माई सेशंस, तो तुमने ध्यान दिया होगा मैंने कभी डेट्स पर फोकस नहीं दिया। मैं बोलता ही नहीं आपको डेट्स रटो, मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो
और ये सारे फैक्ट्स जो हैं, ये सारा स्टैटिक डेटा जो है, इनको रिवाइज करते रहो, उस कॉन्सेप्ट में ये फिट होते जाएंगे। मैंने कभी नहीं बोला कि डेट्स को रटो, डेट्स को कभी मैंने इंपॉर्टेंस दी है? कभी नहीं। कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट समझो, फैक्ट्स तो आपको धीरे धीरे समझ आ ही जाएंगे, रट लेंगे आप। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, और अगर आपने 5-7 बार रिवाइज कर लिया, सारा गेम रिवीजन का है। मेमोरी रिटेन करेगा कॉन्सेप्ट की वजह से आपके दिमाग में इमोशन जनरेट होंगे। मैंने हमेशा से बोला है, मेमोरी जो है वो हमारा दिमाग इमोशन के बेस पे स्टोर करता है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट होंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन से लेकर, अगर आपको महसूस होगा कि किस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपनी बातें मनवाने के लिए लाखों लोगों को मरवा देते हैं और कोई परवाह नहीं होती लाखों लोगों के मरने की। स्लेवरी हटाना मोरल कारण है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आना है। जो अल्टीमेट गोल है वो न्यू ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर आना है। जो अल्टीमेट गोल है वो जो सदर्नर्स है उनकी पॉलिटिकल शक्ति घटानी है रिपब्लिकन्स को। तो जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जो झगड़ा है ये आज का नहीं है यूएस में, इसकी जड़ें आपको यूएस की आज़ादी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो खैर, जो रिपब्लिकन और कन्फिडरेट्स का जो नॉट कन्फिडरेट्स लेकिन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का जो झगड़ा है वो मैं आपको कभी किसी और टॉपिक में समझाऊंगा, ठीक है। खैर, लेकिन इन्हीं सब चीजों को जोड़ेंगे हम, समझ रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ी तो बहुत सारे पॉइंट्स लूज रह गए, वो जान के लूज छोड़े गए हैं। मैं नहीं चाहता कि एक ही बारे में सब कुछ आपको बता दूं और आप उसको रिटेन ना कर सको। खाओ केवल उतना ही जितना डाइजेस्ट कर सको। आजकल डाइजेशन मुश्किल हो गया बाकी बच्चों के लिए, लेकिन खाओ केवल उतना ही जितना डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। इसीलिए केवल अमेरिकन रेवोल्यूशन का उतना ही हिस्सा बताऊंगा जितना समझ आए। बाकी धीरे धीरे डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स में क्या झगड़ा है, ये डुअल पार्टी सिस्टम क्या होता है, और ये किस तरह, ये डुअल पार्टी सिस्टम आने के पीछे जो इकोनॉमिक कारण है, सोशल कारण है, पॉलिटिकल कारण है, ये धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी अपना दिमाग वहां मत दौड़ाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दबाजी होती है सीखने की, या हो सकता है कि पहले कहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि विद ह्यूमैनिटीज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। ह्यूमैनिटीज में कुछ ना कुछ आपको नया पर्सपेक्टिव आता ही रहेगा। तो हो सकता है कि मेरे पर्सपेक्टिव्स आपको नए लगे, जुड़े रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके दूंगा, ठीक है। खैर, और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन के साइकिल में डले रहिए, रिवीजन करना नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाय 1864 द ओरिजिनल नॉर्दर्न गोल ऑफ अ लिमिटेड वॉर टू रिस्टोर द यूनियन had given away to a new strategy of total war to destroy the old South and its basic institution of slavery and to give the restored union a new birth of freedom। देखिए, 1861 में युद्ध शुरू किया गया था। 1861 में जो युद्ध शुरू किया गया है, वहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं या जो लिंकन की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनका एजेंडा ये था कि हमें सदर्नर्स का जो रिवॉल्ट है इसको क्रश करना है, और कुछ नहीं था उनका। सदर्नर्स के रिवॉल्ट को क्रश करना चाहते थे बस वो। लेकिन 1864 तक आते आते युद्ध की काया इस तरह बदल गई कि अब ये युद्ध जो है वो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पर हो गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की रिपब्लिकन जो फोर्सेज है, यूनियन की जो आर्मी है, उसमें ब्लैक्स को भर्ती कर लिया गया। 2 लाख के लगभग जो है वो ब्लैक सेना में भर्ती हो गए, और अब वो ब्लैक जो है वो कन्फेडरेट की सेना से ओपनली युद्ध लड़ने लगे, ठीक है। और यहां पर क्लियर स्टेटमेंट आ गया कि अब जब हम आजाद होंगे ना, ये जब युद्ध जीता जाएगा, तो यूएस जो है वो एक नई फ्रीडम की तरफ आएगा, ठीक है। सो बाय 1864 युद्ध का रुख ही बदल गया। जो पहले लिमिटेड वॉर थी वो अब टोटल वॉर में बदल गई। लिमिटेड वॉर का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में युद्ध छिड़े और वो दूसरे क्षेत्रों में एक्सपेंड ना करे, और अपने सारे रिसोर्सेज को आप ना झोंके उसमें, ठीक है। और कोशिश की जाए कि कम से कम जो है वो जान माल की हानि हो। दिस इज अ लिमिटेड वॉर। लेकिन एक ऑल आउट टोटल वॉर में जान माल की हानि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ झोंक दो। तो जब ऑल आउट टोटल वॉर छेड़ा गया ना, तो ग्रांट करके एक जो है वो जनरल रहे यूनियन की तरफ से, उनको बुचर कहा गया, क्योंकि उन्होंने लाखों के हिसाब से सैनिक मरवा दिए फिर यूनियन के। क्यों? क्योंकि अब जो है वो फेंके गए ली के सामने। ली जो है वो एक जनरल था कन्फेडरेट का, वो बहुत, उन्होंने कई सालों तक, लगभग 4 सालों तक नाक में दम करके रखा। फिर ग्रांट ने फाइनली, जब यूनियन के सैनिक उनके आगे फेंक दिए ना मरने के लिए,
तो यहाँ पर अब संख्या का खेल आ गया, क्योंकि कन्फेडरेट्स को 4 साल तक उन्होंने घेरे रखा, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम को चरमराया, उनके सैनिक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए, यूनियन के पास सैनिक ज्यादा थे। अब यूनियंस ने अपने सैनिकों को उनके ऊपर जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर संख्या का गेम आ गया, इवेंचुअली संख्या के आगे हार गए कन्फेडरेट्स एंड फाइनली दे हैव टू सरेंडर। ठीक है, ली ने फाइनली सरेंडर कर दिया। खैर, नेक्स्ट देखिएगा, all the principal Confederate armies surrendered by the spring of 1865, and when Union cavalry captured the fleeing Confederate president Jefferson Davis was the Confederate president. So अब्राहम लिंकन का सिविल वॉर में काउंटर पार्ट अगर आप ढूंढेंगे तो नाम आएगा जेफरसन डेविस। अब्राहम लिंकन की तरफ से जो मिलिट्री जनरल था वो था ग्रांट, और दूसरी साइड डेविस की तरफ से ली। तो ग्रांट वर्सेस ली और अब्राहम लिंकन वर्सेस जेफरसन डेविस। लेकिन देखिए जर्नल्स बदलते गए हैं, ठीक है, ली की जगह और भी बहुत सारे जर्नल्स आए, इसलिए जर्नल्स का नाम मैं नहीं ले रहा हूं ओपन तौर पर, लेकिन ली और ग्रांट अंत में जो है वो मौजूद रहे और ग्रांट ने जो है वो ली से सरेंडर करवाया। ठीक है, तो ये 1865 स्प्रिंग में। नाउ ऑल द प्रिंसिपल कन्फेडरेट आर्मी सरेंडर्ड बाय द स्प्रिंग ऑफ 1865, and when Union cavalry captured fleeing Confederate President Jefferson Davis in Georgia on May 10th, 1865, residents collapsed and the war ended, and thus began the long painful process of rebuilding a united nation free of slavery. Much of the South's infrastructure was destroyed, especially the transportation system. The Confederacy collapsed, slavery was abolished. ठीक है, कन्फेडरेसी जो है वो कोलैप्स कर गई, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, एंड 4 मिलियन ब्लैक स्लेव्स वर फ्रीड। 4 मिलियन 40 लाख ब्लैक स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन एरा दैट फॉलोड द वॉर, national unity was slowly restored. The national government expanded its power and civil rights were granted to free black slaves through amendments to the constitution and the federal legislation. So amendment कौन सा? 13th, 14th और 15th। वैसे 14, 15 बहुत बाद में आए हैं, लेकिन by the 13th amendment in the constitution slavery को abolish किया गया। ठीक है, so in the spring of 1865 the Confederate जो है उन्होंने क्या किया? सरेंडर। उसके बाद जेफरसन भाग रहे थे, उनको जॉर्जिया में पकड़ा गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, और जो कन्फेडरेट्स हैं उन स्लेवरी हटा दी गई तो कन्फेडरेट्स की इकोनॉमी तुरंत ठप पड़ गई और कन्फेडरेट्स का सिस्टम जो है वो खत्म और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलाइज हो गए। सो जो कन्फेडरेट्स का डर था, समझ रहे हैं ना आप, कन्फेडरेट्स का जो डर था कि हमारी इकोनॉमी को हमें रिप्लेस करके इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाएगा, वही एक्चुअली हुआ भी। तो जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो कन्फेडरेट्स के ऊपर क्या पड़ा कि उनके प्लांटेशंस को सब जो है वो जब्त कर लिया गया या तो उनको रिप्लेस कर दिया गया, इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, क्योंकि स्लेव्स तो हट गए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो फैला। लेकिन आज भी एक रिजेंटमेंट की भावना सदर्नर्स के अंदर है नॉर्थर्नर्स के लिए। ठीक है, तो आज भी ये सिविल वॉर का एक बहुत डीप इंपैक्ट है अमेरिका की हिस्ट्री पर। ठीक है, अब देखिए सिविल वॉर के खत्म होने के बाद अब अब्राहम लिंकन के सामने, क्योंकि 64 में इलेक्शन थे, 64 में इलेक्शन वो जीते, 65 में युद्ध जीता उन्होंने, और अब उनके सामने था कोशिश, नवंबर में इलेक्शन थे एक्चुअली, और उनके सामने समस्या ये थी कि उनको जो है वो जोड़ना था, अब रिकंस्ट्रक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो कन्फेडरेट्स हैं उनको वापस अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो जोड़ना है, और स्लेवरी को अबॉलिश करके ये जो 40 लाख स्लेव्स हुए हैं इनको सिविल राइट्स प्रोवाइड करने हैं और इनकी लाइफ को रिस्टोर करना है। लेकिन मैंने आपको बताया ना माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या खेल खेला गया। जो ब्लैक्स थे उनको, वो कमजोर थे, वो वीक थे इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तो उन्होंने क्राइम्स को अडॉप्ट किया। क्राइम आज तक भी सिविल वॉर के बाद आज तक जो है वो यूएस में ये सिचुएशन है कि जो ब्लैक्स है उनकी इकोनॉमिक हालात नहीं सुधर सके, वो अभी भी क्रिमिनली ब्रांडेड है, उनको अभी भी ब्रांडिंग लगी हुई है कि ब्लैक्स जो है वो क्राइम करते हैं। वो क्यों करते हैं क्राइम? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालात को सुधरने ही नहीं दिया गया, उनके सोशल हालातों को सुधरने ही नहीं दिया गया कि वो अपने आप को क्राइम से बाहर निकाल के अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सके। ठीक है, और एक साइकिल जो है वो आज भी चल रहा है यूएस में कि वहां पर टारगेट किया जाता है ब्लैक कम्युनिटी को, इसलिए वहां पर जो है वो बहुत झगड़ा वहां पर, क्योंकि जो सदर्नर्स हैं उनके अंदर अभी भी ब्लैक्स को लेकर रिजेंटमेंट है। ठीक है, तो जो सदर्नर्स हैं वो अभी भी ब्लैक्स को लेकर, क्योंकि उनके स्लेव्स थे वो, उनके अंदर अभी भी वो रेशियल सुपेरियोरिटी है। ठीक है, कितने साल हो गए हैं,
1865 के बाद आज भी उनके अंदर वो रेशियल सुपीरियरिटी मौजूद है। वो ब्लैक्स को आज भी अपना स्लेव मानने को पूरी तरह तैयार हैं। अगर आज स्लेवरी वापस ले आई जाए तो वो ब्लैक्स को फिर से स्लेव बना देंगे। लेकिन एक कानूनी स्लेव आज भी है ब्लैक वहां पर। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कॉन्विक्ट लीजिंग का एक जो है वो नया धंधा शुरू हुआ था अमेरिका में उसके बाद। ठीक है, बहुत कम उसके बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्विक्ट लीजिंग का मतलब यह था, आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ब्लैक्स लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा उनको जेल में ठूसा जाना शुरू किया गया, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक थे तो ऑब्वियसली दे अडॉप्टेड फॉर क्राइम। ठीक है, या उनके ऊपर जो है वो जबरदस्ती क्राइम के चार्जेस लगाकर उनको जेल में ठूसा जाने लगा और जेल में उनसे मजदूरी कराई जाने लगी, क्योंकि जेल में जो है वो हार्ड लेबर कराया जाता है, फ्री में तो आपको खाना दिया नहीं जाता। तो जिसको बामुशक्कत लगी है ना, ठीक है, हार्ड लेबर की, उसको अगर सजा लगी है तो उससे जो है वो लेबर कराया जाए। अब एक स्टेट अपने कॉन्विक्ट्स को दूसरे स्टेट को उधार पर दे सकती है कि मान लीजिए इन 1000 कॉन्विक्ट्स को जो है वो एट एन एवरेज 20 साल की सजा लगी हुई है, तो आप जो है वो 5 साल इनसे मजदूरी करवा लीजिए। तो बेसिकली स्लेवरी तो हट गई, लेकिन कॉन्विक्ट लीजिंग का एक नया फंडा, एक मतलब स्लेवरी ही एक अलग रूप में आ गई। और आज भी उसी स्लेवरी का या उस कॉन्विक्ट लीजिंग का एक जो है वो डेवलप्ड और हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो है वो स्ट्रक्चर आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स जो अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर कहता है, वो एक रेशियल बैकग्राउंड की, सीधा बोलता हूं मैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनको टारगेट करता है आज भी। ठीक है, तो जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, खास करके वहां के जो कैपिटलिस्ट हैं, वो अभी भी इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकले, या इस तरह कहा जाए उनका फायदा अभी भी, उनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फायदा अभी भी ब्लैक्स को डोमिनेट करने में बना हुआ है। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इस युद्ध के क्या परिणाम हुए। ठीक है, नाउ कॉस्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल वॉर। देखिए, कोई भी युद्ध होता है ना, कोई भी युद्ध होता है, उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। उस युद्ध के सोशल कारण क्या थे, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इमीडिएट कारण क्या थे, फिर उसके बाद उस युद्ध का कोर्स क्या रहा, प्लस और युद्ध खत्म होने के बाद जो है वो कंसीक्वेंसेस क्या रहे, क्या कंसीक्वेंसेस में ट्रीटी हुई, क्या कंसीक्वेंसेस में जो भी किसी भी तरह का जो रिफॉर्म आया है युद्ध के बाद, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको समझ आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं, हर वॉर में बन जाते हैं ये। ठीक है, सो कॉस्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल वॉर देखिए क्या है। अमेरिकन सिविल वॉर वाज अमंग द अर्लीस्ट इंडस्ट्रियल वॉर्स। यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर वाज वन ऑफ द लास्ट ट्रेडिशनल वॉर, राइट, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर। अब इंडस्ट्रियल वॉर और ट्रेडिशनल वॉर देखिए क्या होता है। ट्रेडिशनल वॉर तो वही होता है, तीर कमानों से लड़ रहे हैं, ठीक है, 10,000 की सेना इधर है, 10,000 की सेना इधर है, और आपस में खुले मैदान में आकर लड़ गए। तो जो खुले मैदान में आके खुले मैदान में आके जो लड़ना, और जो गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह जो हुआ करते थे पहले, उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल वॉरफेयर। इंडस्ट्रियल वॉरफेयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया, जब हथियारों का इस्तेमाल होने लगा, जब तीर कमान तलवारों के बजाय बंदूकों का, गैटलिंग गन्स का, मशीन गन्स का इस्तेमाल होने लगा, जब शिप्स को जो है वो, शिप्स के ऊपर जो है वो आयरन की, मतलब लोहे की परतें चढ़ाकर शिप्स को जो है वो एज मतलब बख्तरबंद कर दिया गया उनको, आर्मर्ड शिप्स, सबमरीन्स, यानी कि जब मशीनों का उपयोग होने लगा और बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न जो है वो एल्गोरिदम्स का यूज किया जाने लगा युद्ध में, वॉरफेयर में, उसे कहा गया है इंडस्ट्रियल वॉर। सो आफ्टर द सिविल वॉर टिल द एटॉमिक वॉर ऑफ 1945, ये जो बीच का पीरियड है ये इंडस्ट्रियल वॉर कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमें पहली इंडस्ट्रियल वॉर नजर आती है अमेरिकन सिविल वॉर। और इस तरह कह लीजिए, इधर इट इज, यू कैन कॉल इट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर एज वेल एज द लास्ट ट्रेडिशनल वॉर ऑफ वेस्टर्न, राइट, वेस्टर्न है ये, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेस्टर्न फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर एंड वेस्टर्न लास्ट ट्रेडिशनल वॉर। ठीक है, दोनों तरीके से कहना सही रहेगा। अब इसको इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या यूज किया गया, रेल रोड्स, द टेलीग्राफ, स्टीम शिप्स इन आयन एंड स्टीम शिप्स एंड आयन क्लैड शिप्स। आयन क्लैड शिप्स का मतलब क्या होता है कि शिप्स के ऊपर जो है वो लोहा बख्तरबंद किया गया, उन्हें आर्मर्ड किया गया। एंड मास प्रोड्यूस्ड वेपन्स वर एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो यहां देखिए, युद्ध
एक ना बहुत बेहतरीन बिजनेस है, जैसे मैंने बोला ना, युद्ध एक बिजनेस है या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका बिजनेस ही युद्ध का हो, अगर वॉर के दौरान सप्लाईज प्रोवाइड करने का बिजनेस है आपका, तो वॉर इज अ बिजनेस। ठीक है, तो वॉर जैसी इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी बंदूकों के लिए बंदूकें बनाई जाएं, गोलियां बनाई जाएं, गोलियों के लिए शेल्स बनाए जाएं, आर्मर्स बनाए जाएं, बर्तन बनाए जाएं, ठीक है, सैनिकों के लिए कपड़े बनाए जाएं, बूट्स बनाए जाएं। सो दैट मीन्स युद्ध अगर इंडस्ट्रियलाइज हो गया ना, और अगर 3-4 साल लगातार चल रहा है, तो इंडस्ट्रियल बूम आ जाता है युद्ध की वजह से। सो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स को युद्ध का यह फायदा हुआ कि इंडस्ट्रियल बूम आ गया उनकी तरफ। ठीक है, और सदर्नर्स, देखिए सदर्नर्स की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट्स को ही फायदा हुआ, क्योंकि सदर्नर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध में लंबे समय इंगेज रहने की वजह से उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेवर देना पड़ा, क्योंकि अगर अपने सैनिकों को हथियार और सर्विसेज, अगर उन्हें सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उनको रिलाय होना ही पड़ेगा इंडस्ट्रियल मेथड्स पर। सो इट वाज अ विन विन फॉर, नॉट विन विन बट दोनों साइड से फायदा तो जो यूनियनिस्ट हैं उनको ही हो रहा था, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, तो वो उनकी तरफ से जो वॉर छेड़ी जा रही थी, इंडस्ट्रियल बूम हो रहा था। सामने जो कन्फेडरेसी जो वॉर छेड़ रही है, कन्फेडरेसी में इंडस्ट्रियल बूम आ रहा है, दोनों साइड इंडस्ट्रियल बूम हो जाएगा, तो स्लेव बेस्ड इकोनॉमी को रिप्लेस करना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। देख रहे हैं तो किस तरह वॉर का इस्तेमाल किया गया दुश्मन को। ठीक है, क्यों? यहां पर आप बिल्कुल क्लियर बात समझिए कि जो कन्फेडरेसी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहती थी उस बड़े लेवल का, क्योंकि उनका स्लेव बेस्ड इकोनॉमी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन युद्ध में एंगेज होने की वजह से उनको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ा अपने आप को। अल्टीमेटली फायदा किसे हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स को। सो दिस इज हाउ वॉर इज ऑल्सो अ बिजनेस। दो द अमेरिकन सिविल वॉर वाज, अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो लड़ी गई है मोरल ग्राउंड्स पर, लेकिन उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमें जरूर पहचानना है कि इकोनॉमिक चेहरा जरूर होता है वॉर का। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक फंडा मैंने आपको बताया। अगर लाखों लोगों पर इंपैक्ट पड़ रहा है किसी एक घटना का, तो मान के चलिए वो स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज नॉट मियरली कोइंसिडेंस। अगर लाखों लोगों पर किसी एक घटना का अगर असर पड़ रहा है, तो वो एक स्ट्रेटेजी होती है, कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ठीक है, खैर नेक्स्ट चीज देखिएगा, द मोबिलाइजेशन ऑफ सिविलियन फैक्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रियल बूम कैसे आया? सिविलियन फैक्ट्रीज आई, घर घर में फैक्ट्रीज। लोगों ने बूट बनाने शुरू कर दिए अपने घर में, मशीनें डाल के छोटी छोटी। लोगों ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए अपने अपने घर में। ठीक है, लोगों ने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। माइंस, शिपयार्ड्स, बैंक्स, क्या क्या डेवलप हुआ देखिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड सप्लाईज ऑल फोरशैडो द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 एंड सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी अमेरिकन सिविल वॉर में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस रेट से बढ़ा है, उतना तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं बढ़ा। राइट, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में आपको समझाऊंगा कि किस तरह इंडस्ट्रियल बूम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी आया है, बहुत बेहतरीन। लेकिन देखिए जो इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का यूरोप और सब्सिक्वेंट नेशंस में पड़ा, उसी तरह का कुछ इंपैक्ट जो है वो यूएस में आया। सो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो इंडस्ट्रियल बूम आया है, किसमें? यूरोपियन और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, उसी तरह का इंडस्ट्रियल बूम सिविल वॉर्स की वजह से आया है। कहां पर? यूएस की सॉइल पर। सो यहां पर जो है वो एक स्पेकुलेशन लगाया जा सकता है कि क्या सिविल वॉर प्लान्ड था? क्या सिविल वॉर लाया ही इसीलिए गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए? क्यों? क्योंकि अगर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ही करना था, तो 100 साल और वेट करके क्यों किया गया? सिविल राइट्स आज तक ब्लैक्स को पूरे क्यों नहीं दिए गए? क्या इसके पीछे कोई गहरा इकोनॉमिक डीप कारण छुपा है? सोचने का जो है वो कॉन्सेप्ट है, राइट। और हम इस पे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। लेकिन आइए पहले सिलेबस पूरा करते हैं, पहले फाउंडेशन बनाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। आपको मैं ले जाऊंगा, आपको मैं क्रिटिकली एनालिसिस कराने लायक जो है वो आपकी समझ मैं डेवलप करूंगा, लेकिन जुड़े रहिए, पहले फाउंडेशन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, इट इज
recounted as the deadliest war in American history. क्यों? From 1861 to 1865, it is estimated that 620,000 या 6,20,000 to 750,000 या 7,50,000 soldiers died along with an undetermined number of civilians. So देखिए 7.5 लाख जो है वो सैनिकों की मौत हुई और सिविलियंस कितने मरे उनकी तो गिनती ही नहीं है बेचारों की. By one estimate, next point देखिएगा, by one estimate, the war claimed the lives of 10%, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% of the lives, 10% of all northern men to 25 to 45 years old and 30% of all southern white men aged 80 to 40 years, right? देखिए यहां पर सदर्न व्हाइट मैन यूज किया गया और नदर्न मैन यूज किया गया क्योंकि मैंने आपको बताया ना आफ्टर 1864 युद्ध में ब्लैक्स को भी जोड़ लिया गया था. सो नॉर्थ में 10% लोग जो कि एडल्ट हैं और मतलब प्राइम में अपनी एज की 20 से 45 की एज वाले, कितने 10% लोग खत्म हो गए किसके? नॉर्थ के. और साउथ के 30% लोग खत्म हो गए. तो ज्यादा जनसंख्या साउथ को जो है वो हानि हुई. ठीक है. The American Civil War was the largest and the most destructive conflict in Western world between the end of Napoleonic Wars in 1815 and the onset of World War I in 1914. So 1815 से 1914 के बीच में एक जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ है वो अमेरिकन सिविल वॉर है. अमेरिकन सिविल वॉर जितना बड़ा युद्ध यानी जितनी कैजुअलिटी यहां पर हुई, जितने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पर बूम किया, इस तरह का जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले नहीं हुआ ऐसा कुछ आफ्टर नेपोलियनिक वॉर्स. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ 3-year स्टैंडर्ड ऑफ एनलिस्टमेंट अबाउट 1,556,000 सोल्जर्स सर्व्ड इन फेडरल आर्मीज. देख रहे हैं आप, 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो यूएस की आर्मी में थे एंड अबाउट 800,000 8 लाख मेन प्रॉब्ली सर्व्ड इन कन्फेडरेट फोर्सेस. Those spotty errors, spotty records make it possible to know for sure. ठीक है. तो ये जो मतलब क्लियरली हमें नहीं पता लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 मिलियन 15 लाख लोग जो हैं वो यूएस की तरफ से और लगभग 8 लाख लोग कन्फेडरेसी की तरफ से लड़े. Traditionally, historians have put war deaths of about 360,000 for Union and 260,000 for Confederates. In the second decade of 21st century, however, a demographer used better data and more sophisticated tools to convincingly revise the total death toll up to 750,000 and indicated that it could be as high as 851,000. So 8.5 लाख लोगों के आसपास मृत्यु हुई. तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है एक देश के अंदर. देखिए अभी 2 राष्ट्र नहीं लड़ रहे हैं आपस में, ये तो सिविल वॉर है. एक सिविल वॉर में 7.5 से 8.5 लाख लोगों का मर जाना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना. ठीक है. A death rate of 2% of the 1860 population of the US died in the war. So US की population का 2% लोग युद्ध में ही मर गए. This had a huge impact on American society. आज तक जो है वो एक बहुत गहरा इंपैक्ट है इस युद्ध का, क्योंकि जो सदर्नर्स हैं उनके मन में आज भी ये खटास है. आज भी वो स्लेव्स को लेकर उतने ही मतलब अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते हैं स्लेव से जैसा कि तब था. ठीक है. आज भी जो रेसिज्म है वो हमें सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में क्लियरली नजर आता है. ठीक है. इन द स्टेट्स ऑफ अलाबामा, टेक्सास, फ्लोरिडा, आर्कांसस, इन सब में. ठीक है. अमेरिकन्स वर डीपली रिलीजियस and they struggled to understand how benevolent God could allow such destruction to go for so long. ठीक है. वो अपने गॉड से पूछ रहे थे कि अगर गॉड इतना मर्सीफुल है, अगर गॉड जो है वो नहीं चाहता दुनिया में कुछ ऐसा बुरा हो, तो इतने लंबे समय तक युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. अ न्यू मोड ऑफ डीलिंग विद. अब इतने लोग मरे हैं तो अब उन लाशों का क्या किया जाए, उसके लिए देखिएगा क्या किया गया. अ न्यू मोड ऑफ डीलिंग विद कॉर्प्सेस emerged with the advent of embalming and expensive method of preservation that help wealthier families to bring their dead sons, brothers or fathers home. ठीक है. अब युद्ध में बहुत लोग मर गए तो जो वेल्दियर थे वो चाहते थे कि युद्ध भूमि से हमारे जो भी मतलब हमारा भाई मरा है, जिसका बाप मरा है, जिसका चाचा ताऊ जो भी मरा है, ठीक है,
उनकी बॉडी को, एम्बाल्मिंग इज द प्रोसीजर ऑफ प्रिजर्विंग अ डेड बॉडी, ठीक है, एक कॉप्स को प्रिजर्व करना, लाइक ममीफिकेशन होता है ना, ममीफिकेशन के तहत जो इजिप्शियंस है वो कॉप्स को प्रिजर्व करते थे, तो एम्बाल्मिंग उस प्रोसीजर को कहा जाता है कि कॉप्स को प्रिजर्व करना, कुछ समय तक सड़े ना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई सदर्न स्टेट में मरा है, उसको लेकर जाना है किसी नदर्न स्टेट में, तो कई दिन लगेंगे, तो कई दिनों तक तो सड़ जाएगा, स्मेल आ जाएगी। तो एम्बाल्मिंग इज द प्रोसीजर जिसमें जो है वो जो कॉप्स है उसको प्रिजर्व करा जाता है ताकि कुछ दिनों तक वो टिक सके, और फिर उसका प्रॉपर क्रीमेशन तो नहीं, बरियल होता है, ठीक है, क्रिश्चियंस में, सो वो बरियल कर सकें प्रॉपर। सो ये एडवेंट ऑफ एम्बाल्मिंग से एक नया कॉप्स मैनेजमेंट का एक नया जो है वो फंडा आया यहाँ पर। अ नेटवर्क ऑफ फेडरल, अब देखिए एक और चीज आई, a network of federal military cemeteries and private Confederate cemeteries grew out of the need to bury the men in uniform who had succumbed to the wounds or diseases. लाखों के हिसाब से लोग मरे और सभी को क्लेम करने के लिए उनके परिवार वाले नहीं आए, ठीक है। तो जो सड़ रही हैं बॉडीज, उनको जो है वो तुरंत दफनाने की जरूरत है। तो कन्फेडरेसी की तरफ से भी और यूनियन की तरफ से भी ऐसी कंबाइंड जॉइंट सिमेट्रीज बनाई गई। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या, उन्होंने गड्ढे खोदे और 100 150 करके उन्होंने लाशें उसमें डाली हैं और भर दिया उसको, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने टूम्बस्टोन डाल दिए प्लाटून के हिसाब से, अंदाजन उन्होंने लगा लिया कि इस प्लाटून में इतने बंदे मिसिंग हैं, तो टूम्स डाल दिए और उन टूम्स में लिख दिया कि ये बंदों की लाशें जो है वो नीचे दफन है, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था उनके पास, ठीक है, वो जला सकते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मतलब क्रिश्चियनिटी में दफनाया जाता है, साल्वेशन तभी मिलेगा उन्हें, तो उन्होंने ग्रुप्स में दफना दिए, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने टूम्स बना दिए और टूम्स में उनके नाम वगैरह लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रायम्फ ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स अबव एंड बियॉन्ड इट्स सुपीरियर नेवल फोर्सेस, नंबर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस was partly due to the statesmanship of Lincoln, who by 1864 had become a masterful political and war leader, to the prevailing valor of federal soldiers and the increasing skill of their officers, ठीक है। तो now it is time to praise the winner, right, ठीक है, ऐसा ही होता है, जो जीतता है उसी के नाम पर विजय गाथा लिखी जाती है, ठीक है। सो लिंकन वॉन, सो लिंकन के नाम पे ग्लोरी है, सो लिंकन के नाम पे ग्लोरी ये है कि ओवर द पीरियड उनको युद्ध लड़ना आ गया और इसीलिए वो युद्ध जीते, लेकिन कारण जो है वो अन्य भी हैं। उनकी स्ट्रेटजी ठीक थी, वैसे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी सही थी इसीलिए वो जीते, उन्होंने इकोनॉमिकली वीक किया। जो एनाकोंडा वाली पॉलिसी थी ना उनकी, कि जो कोस्ट लाइन है फ्लोरिडा वाली उसको घेर लिया उन्होंने, उनको एक्सपोर्ट करने ही नहीं दिया सदनर्स को। तो ओवर द पीरियड 1 2 3 4 साल में उनका जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो गया। फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन को चरमरा दिया गया, उनकी रेलवे लाइंस तोड़ दी गई, उनके जितने भी सड़कें हैं उनको खराब कर दिया गया, उनके शहरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया गया, ठीक है, जिससे धीरे धीरे उनके रिसोर्सेज खत्म होते गए और फिर फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन शुरुआती 3 सालों में 1861, 62, 63, तो ये साफ साफ ऐसा माहौल बना हुआ था कि यूएस जो है वो हार जाएगा और कॉन्फेडरेट जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो यूएस की पॉलिसी थी, उनकी इकोनॉमी वीक करने की पॉलिसी थी और अंत में उनकी इकोनॉमी वीक हुई भी है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, The victory can also be attributed to the part of failures of Confederate transportation and political leadership. ये मैंने आपको बताया। The American Civil War is termed as the last of the old-fashioned wars, while some others have termed it as first modern war. तो ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि लास्ट ओल्ड फैशन वॉर है, और जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन है वो ये मानते हैं कि पहला इंडस्ट्रियल वॉर है, पहला मॉडर्न वॉरफेयर है। अब आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। एक्चुअली इट वाज अ ट्रेडिशनल वॉर एंड इट हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट टेक्नोलॉजिकली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो उनका लड़ने का तरीका था वो ट्रेडिशनल ही था, कि सेना सेना आपस में आ रही है, भिड़ जा रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्रियल बूम आया, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से क्या क्या इनोवेशंस आए, या अमेरिकन सिविल वॉर में क्या क्या इनोवेशंस यूज किए गए। So it was the first war in history in which iron-clad warships clashed, ठीक है। iron-clad warships मतलब ऐसी ships जो कि बख्तरबंद थी, जो कि आर्मर्ड थी, वो एक दूसरे से लड़ी। पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बड़े लेवल पर सबमरीन्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। देखिएगा, it was the first war in which the telegraph and railroad played significant roles, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट वॉर टू यूज एक्सटेंसिवली राइफल्ड ऑर्डिनेंस एंड शेल गन्स टू इंट्रोड्यूस अ मशीन गन
द गैटलिंग गन। ठीक है, देखिए पहला युद्ध था, मैंने बोला ना इंडस्ट्रियल बूम आया, हथियारों का बिजनेस जो है वो अमेरिका का आज का नहीं है। हथियारों का बिजनेस अमेरिका का सिविल वॉर से है, उससे पहले से ही है, उनका नेचर ही है हथियार बनाना। तो सिविल वॉर से ही उनका हथियारों का बिजनेस बूम पकड़ा था। उन्होंने सिविल वॉर में पहले जो है वो कौन सी गन्स हुआ करती थी, पहले वो कार्ट्रिज वाली गन होती थी, उसको छीलना पड़ता था, फिर लेड अंदर डालना पड़ता था, पहले बारूद अंदर डालते थे, फिर लेड डालते थे, फिर वो सलाख से उसको ऐसे करके, सलाख है ना, रॉड से उसको ऐसे दबाते थे एंड देन फायर करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या थे, अब शेल्स वाली गन आ गई थी। शेल्स वाली गन यानी कि जो गोली होती है ना, उसी में ही पूरा पाउडर वगैरह सब होता है। ठीक है, और शेल्स वाली गन ने जो है वो उन कार्ट्रिज वाली गन्स को रिप्लेस कर दिया था। सो दैट मीन्स अब आप बुलेट्स, एक मैगजीन में बुलेट्स रख सकते हैं और एक गन जो है वो विदाउट रिलोडिंग कई सारे शॉट्स जो है वो फायर कर सकती है। प्लस मशीन गन लाई गई, गैटलिंग गन जिसको कहा जाता है, ऐसे करके जो है वो एक पहिया घुमाया जाता है और लगातार वो गोलियां चलाती रहती है। तो मशीन गन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले अमेरिकन सिविल वॉर में नजर आया। उसके अलावा टेलीग्राफ्स और रेल रोड का इस्तेमाल युद्ध में सबसे पहली बार अमेरिकन सिविल वॉर में किया गया। ठीक है, now it was the first war to have widespread newspaper coverage, voting by servicemen in the field in national elections and photographic recordings। पहला युद्ध था जिस युद्ध की सबसे ज्यादा न्यूज में, अखबारों में कवरेज हुई, नॉट जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑल्सो इन यूरोप एंड पार्टली इन इंडिया। ठीक है, भारत तक अमेरिकन सिविल वॉर की अखबारों के माध्यम से खबर पहुंची, भले ही कुछ महीनों बाद पहुंचती हो, लेकिन पहुंची जरूर। पहला ऐसा युद्ध था जहां पर देखिए इस्तेमाल किया गया, पहला ऐसा युद्ध था जहां पर सैनिकों ने वोट डाला चिट्ठी के माध्यम से, सिंगल वोट। देखिए, क्योंकि मैंने बोला ना 64 में इलेक्शन हुए और 64 में तो युद्ध चल रहा था, सैनिक सारे साउथ में थे, ठीक है, यूएस के। तो उन सैनिकों ने चिट्ठी के माध्यम से जो है वो अपने वोट्स भेजे हैं। तो पहली बार जो सर्विसमैन है दे वोटेड वाइल बीइंग इन ऑन द फील्ड। ठीक है, उसके अलावा फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग्स, पहली बार किसी युद्ध की फोटोज खींची ओरिजिनल। ठीक है, पहली बार किसी युद्ध को, पहले जो है वो ड्रॉ कर दिए जाते थे युद्ध को, पहली बार फोटोज खींचे वॉरफेयर के। ठीक है, नाउ इट वाज द फर्स्ट वॉर टू ऑर्गेनाइज मेडिकल कोर ऑफ ट्रूप्स सिस्टमेटिकली। देखिए, पहला ऐसा युद्ध था जिसमें मेडिकल कोर भी आया युद्ध में। पहले जो है वो, पहले जितने भी सेनाएं होती थी वो अपने साथ अपने वैद्य को लेकर चलते थे। ठीक है, छोटे छोटे कैंप्स लगाते थे, लेकिन अब की बार पहली बार जो है वो एक पूरा का पूरा मेडिकल कॉर्प्स बना। मैंने बोला ना हर तरह का बिजनेस बूम कर रहा है, पट्टियां देने का भी, इंजेक्शन देने का, दवाइयां बनाने का बिजनेस भी बूम किया है युद्ध के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे ही नहीं करवाए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिजनेस बूम किए हैं। अमेरिकन सिविल वॉर में भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स या जो पूरा का पूरा मेडिकल कॉर्प्स होता है, इसको भी बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट मिला। मैंने बोला ना युद्ध अपने साथ बिजनेस बर्बाद करने वाला फंक्शन भी लेकर आता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस में युद्ध जो है वो बूम भी लेकर आता है। तो मेटल इंडस्ट्रीज, ठीक है, कपड़े की इंडस्ट्री, उसके अलावा दवाइयों की इंडस्ट्री बूम पकड़ती है युद्ध के दौरान। सो वो हुआ अमेरिकन सिविल वॉर में। तो अमेरिकन सिविल वॉर से ना प्रेसिडेंट्स जागी। अमेरिकन सिविल वॉर से ना बेसिकली बाकी यूरोपियन कंट्रीज को पता चला, अच्छा युद्ध में इतना फायदा होता है, युद्ध में ये सारे बिजनेस बूम कर जाते हैं। तो अब धीरे धीरे लोग कंस्पायर करने लगे आपस में कि युद्ध किया जाए, युद्ध से बड़े लेवल पर युद्ध किया जाए, क्योंकि छोटे लेवल पर युद्ध होता है ना तो नुकसान हो जाता है, बड़े लेवल पर युद्ध और अगर कई सालों तक चलेगा तो बहुत सारे बिजनेस बूम कर जाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो आइडियोलॉजी, ये जो प्रेसिडेंट सेट किया अमेरिकन सिविल वॉर ने, हमें वर्ल्ड वॉर 1 में उसको जो है वो, उसका उस प्रेसिडेंट्स के ऊपर एक नया एग्जाम्पल सेट होता हुआ दिखा हमें वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, तो ये काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट है, हम धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे इसकी क्रेडिबिलिटी को भी। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं अभी। नाउ इट वाज द फर्स्ट वॉर टू यूज लैंड एंड वाटर माइंस। पहला युद्ध था जिसमें लैंड और वाटर माइंस यूज किए गए। माइंस समझते हैं ना आप? ठीक है, माइंस का मतलब आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पीस होता है इतना सा, उसके ऊपर कोई रख दे, प्रेशर प्लेट होती है और प्रेशर हट जाए तो फट जाता है वो। ठीक है, तो उस तरह की माइंस, लैंड माइंस और वाटर माइंस यूज की गई ताकि वॉरशिप्स को एंगेज किया जा सके। बॉयज के माध्यम से वाटर माइंस यूज की जाती हैं। ठीक है, बॉयज सर्च कीजिएगा क्या होता है, और वाटर माइंस की एक बार इमेज सर्च कीजिएगा कैसी होती है।
एंड टू एम्प्लॉय अ सबमरीन दैट कुड सिंक अ वॉरशिप। सबमरीन्स का यूज किया गया पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वॉर इन विच आर्मीज वाइडली एम्प्लॉयड एरियल बाय मीन्स ऑफ बलून्स। बेसिकली यहां पर क्या किया गया, एरियल रिकॉनेसांस, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वॉर इन विच आर्मीज वाइडली एम्प्लॉयड एरियल रिकॉनेसांस। रिकॉनेसांस क्या होता है? रिकॉनेसांस का मतलब होता है कि नजर रखने वाले, ठीक है। रिकॉनेसांस का मतलब होता है नजर रखना। सो एरियल रिकॉनेसांस मतलब अपने दुश्मन पर बलून्स, हॉट एयर बलून होते हैं ना, उसका यूज करके दुश्मनों पर नजर रखना, ठीक है। वो यूज किया गया पहली बार किसमें? सो आज एरियल रिकॉनेसांस किससे किया जाता है? ड्रोन्स की मदद से। तब किससे किया गया था? हॉट एयर बलून से, ठीक है। तो ये सारे इनोवेशंस जो है वो हमें अमेरिकन सिविल वॉर में नजर आए, राइट। सो आज यहां पर आके मैं अमेरिकन सिविल वॉर को कंक्लूड करता हूं। सो अमेरिकन सिविल वॉर में हमने क्या समझा? अमेरिकन सिविल वॉर का बैकग्राउंड देखा, उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल और इमीडिएट कारणों को समझा। अमेरिकन सिविल वॉर का कोर्स देखा कि थ्रू आउट वॉर क्या हुआ, और फिर उसके कंसिक्वेंसेस और इंपैक्ट्स और उसके अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान हुई इनोवेशंस को हमने समझने की कोशिश करी, और कुछ बेसिक सवालों के जवाब हमने ढूंढे कि अमेरिकन सिविल वॉर क्यों हुआ है, क्या इकोनॉमिक कारण थे, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स रहे, इन सारी चीजों को हमने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। सो आज के सेशन को अगर आपने थॉरली फॉलो किया है तो कूडोज, ठीक है। जो अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ आए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट जरूर छोड़िएगा। पिछले सेशंस अगर नहीं देखे हैं, खासकर अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं देखा है, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। द लिंक फॉर द वीडियो इज राइट देयर अंडर दिस। इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। पिछले सेशंस को एक्सेस कीजिए और देखिए, उन सेशंस को पढ़िए और फीडबैक दीजिएगा कमेंट के माध्यम से उन सेशंस को देखकर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया एक स्मार्ट कोर्स, थॉरो स्मार्ट कोर्स है। स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एक्सेस कीजिए उन स्मार्ट कोर्स को। एक नहीं, काफी सारे स्मार्ट कोर्सेज हैं, आपके फेवरेट टीचर्स ने बनाकर वहां पर रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से शांति से बैठकर सारा कोर्स सिस्टमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द स्टडी आईक्यूज स्मार्ट कोर्सेज, राइट। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज राइट देयर अंडर दिस वीडियो। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको मजा आया होगा समझने में। आगे आने वाले सेशंस में मैं यहीं से ही वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।